والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सेशन जब हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा जो कोर्स है टुडे आवर प्रोग्राम इज ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल्स फॉर बिजनेस फोरकास्टिंग। टोटली जो हमने फोकस करेंगे उन तमाम एक्सेल के टूल्स को फोकस करेंगे जो कि फोरकास्टिंग से रिलेटेड है। ये प्रोग्राम जो हमारा 2 हाफ डेज पर कंसिस्ट है, जिसमें आज जो हम थोड़ा जो है समझते बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल को कवर करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो थोड़ा एडवांस लेवल का कंपैरेटिवली इसके। तो अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ पहले। आई एम सुमेरा गौरी एंड आई एम वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर सिंस 2009। Alhamdulillah, I have completed my MS in Business Administration and MBA in HRM and MIS and MA Economics from Karachi University, MA in Education and Leadership Management. And I have also enrolled for PhD program from CBM. I have also completed my PhD in Labor Law and Labor Administration from NAT and also a board methodist. और कुछ मैंने आईटी से रिलेटेड सर्टिफिकेशन की। जो मेरा कोर एक्सपीरियंस है वो एचआर से रिलेटेड रहा है, मार्केटिंग सेल्स से रिलेटेड रहा है और आईटी से। जो कोर एक्सपीरियंस वो एचआर और जनरल मैनेजमेंट से। कुछ आईटी से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने किए हुए हैं, डिप्लोमास किए हुए हैं, सर्टिफिकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट खुद अपनी सर्टिफिकेशन कराता है जो कि आपकी स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट और मास्टर लेवल की होती है। मेरी मास्टर लेवल तक पे मैंने सर्टिफिकेशन की हुई है इनकी। कुछ आईटी के तरफ से नेशनल बोर्ड से एक लिस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह जो कि सर्टिफिकेशन मैंने की हुई है। अभी रिसेंटली जो है पाइथन मैंने कंप्लीट किया, आर कंप्लीट किया है जो कि मशीन लर्निंग है। डिफरेंट ट्रेनिंग कंपनीज के साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम करी हूँ। डिफरेंट इदारे हैं जिनके साथ मैं काम करी हूँ, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इदारा है एक डिबाफ जो कि टोटल ट्रेनिंग करवाता है अपने बैंकिंग सेक्टर को। नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जिसके प्लेटफॉर्म से आप लोग अभी एसोसिएटेड हैं, इनके साथ आप काम कर रहे हैं, अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, टेक है। ये तमाम जो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन के अंडर में आती है तीनों। इसके अलावा जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईसीएम पाकिस्तान के साथ है। एलएनडीडी हमारा जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है। स्टाफ कॉलेज ऑफ पोर्ट ट्रस्ट है, कराची पोर्ट ट्रस्ट है। और इसी तरह से नीलाज है, इसमें भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में करवाती है, एफडी के साथ कराती है। जो रेड हाईलाइटेड है तमाम प्राइवेट है। प्राइवेट अल्हम्दुलिल्लाह कंपनीज की एक लिस्ट है जिनके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। तो तकरीबन मोर देन 15 to 20 कंपनीज है जिनके साथ में डिफरेंट टाइमिंग में जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मॉर्निंग, इवनिंग और इवन के वीकेंड में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चलते रहते हैं। तो ओवरऑल जो अगर मैं देखूं तो 14 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा जो है ट्रेनिंग का। 3 एरियाज में ट्रेनिंग करवा रही हूँ, आईटी से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड और सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड। ये कुछ ट्रेनिंग्स की पिक्चर्स है मेरी जो संडे करवाई है मैंने। अच्छा, अब तमाम पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है मुझे कि प्लीज अपना एक शॉर्ट जो इंट्रोडक्शन दे दें। हम तकरीबन 5 से 7 मिनट लेंगे इंट्रोडक्शन में, जिसमें आप प्लीज अपना नाम, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का नेम और अपना एक्सेल का लेवल जरूर बताइएगा कि आप अपने आप को क्या रैंक करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आउट ऑफ 10 रैंक करें तो प्लीज मैं 1 बाय 1 जो है आप लोग एक दूसरे को खुद ही स्टार्ट कर दीजिएगा। पहले एक साथ बता दें फिर नेक्स्ट बता दें। जी, मेरा नाम आसिफ महमूद है। मैं सेंचुरी पेपर में सीनियर मैनेजर मार्केटिंग हूँ और सेल्स के रिलेटेड मेरा काम है। और ज़्यादातर
मैं ये सेल फोरकास्टिंग पे भी काम करता हूँ। एक्सेल पे मेरा जितना यानी कि काम कर सकता हूँ, एक्सेल पे कंप्यूटर में इतना नहीं, लेकिन जो फाइल्स बनी होती है वो सारा मैं बना लेता हूँ, फोरकास्टिंग वगैरह। क्या आसिफ साहब क्या रैंक करेंगे, अगर आप आउट ऑफ 10 रैंक करें तो क्या रैंक करेंगे एक्सेल में अपने आप को? 5 या 5 6 कह रैंक। सकते हैं। गुड। अच्छा, काशिफ जावेद साहब प्लीज। Ma'am, I am Kashif Javed. I am Deputy Manager Marketing South in Box Marketing. I'm looking after box business here in South Market. और अगर एक्सेल की बात की जाए तो नॉर्मल एक्सेल में तो आप जो है वो बेहतर मुझे रेट कर सकेंगे जब ये हम कुछ काम करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अगर नॉर्मल एक्सेल की बात करूँ तो 6 या 7 रेट कर सकता हूँ। एडवांस एक्सेल की अगर बात करूँ तो उसको मैं अंडरस्टैंड तो कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि उसमें मेरा कुछ इस तरह प्रोफेंसी इस तरह का लेवल नहीं है। इंशाल्लाह सीखेंगे। फारूक कुरैशी साहब प्लीज। Assalamu alaikum ji. My name is Mohammad Farooq Qureshi. I'm manager marketing looking after box business. और एक्सेल के हवाले से मेरी प्रोफिशिएंसी जो है वो नॉर्मल एक्सेल में यू कैन से 5 to 6 होगी और एडवांस एक्सेल में नॉट मोर देन 3 or 4। थैंक यू। जी नेक्स्ट नबील। नबील फारूकी, डिप्टी मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग, कराची। नबील साहब आवाज थोड़ी आपकी कम आ रही है। Nabil Farooqi, Deputy Manager बेहतर Sales है। Marketing for South Region. Basically, I'm looking after sales and marketing functions for this region. As far as the Excel expertise are concerned, मैं अपने आप को तकरीबन 5 के अराउंड रेंज करता हूँ, रेट करता हूँ। कासिम, मोहम्मद कासिम फारूक। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वालेकुम मोहम्मद सलाम। कासिम फ़ारूक है। करंटली मैं एज अ एचआर लीड शफी सन्स इंजीनियरिंग बीटा 5 में काम कर रहा हूँ। और मैं अगर ओवरऑल अपनी एक्सेल की स्किल्स को अगर देखूँ तो मैं 5 to 6 करूँगा और एडवांस लेवल पे नॉट मोर देन 3 to 4। तो मुझे आप तो कोई भी बता दे तो ओवरऑल बता दे, तो कोई मसला नहीं है इसमें। मोहम्मद एहसन साहब। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद हसन। मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ और एक्सेल में मेरी एक्सपर्टीज 5 to 6, इससे ज़्यादा नहीं होगी। सईदुर रहमान। सईदुर रहमान साहब सीट पर हैं। जी मैम, सीट पे हूँ। जी जी प्लीज अपना इंट्रोडक्शन जी देंगे जी प्लीज। हाँ जी जी, सईद रहमान, सीनियर साइंटिस्ट, थोड़ा जोर से एग्रीकल्चर बोलेंगे। डिपार्टमेंट भावलपुर। जी जी, सईद रहमान, सीनियर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भावलपुर। भावलपुर से। जी मेरा लेवल, जी जी वो इनिशियल में ही है, कोई ज्यादा एडवांस में नहीं है सर, उसमें लर्निंग के लिए एडवांस में इसलिए नहीं रोल है। कराया था ये आज का। जी 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 जी, एडवांस में नहीं। थैंक यू। अच्छा, आप लोगों के अलावा कोई रहता तो नहीं है अभी, कोई है रह गया तो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें। जी मेरा नाम इरफान फारूकी है, मैं भी सेंचुरी पेपर से हूँ। आई एम सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट एक्सेलेंस। हम इम्प्रूवमेंट के एरियाज को देखते हैं और एक्सेल की बेसिक पे मेरा नॉलेज 8-9 पे होगा, लेकिन एडवांस पे शायद 2-3 का ही होगा। अच्छा, माशाल्लाह फारूकी साहब के काफी नाम के लोग मौजूद हैं, तो बीच में मैं कुछ क्वेश्चन रेज करती रहूंगी। और हमारे पास जो है कोर्स टोटली एक्सेल बेस्ड है, एक्सेल में हम काम करेंगे। लेकिन यार छोटा सा एक चीज मैंने और मॉड्यूल ऐड किया है आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको इंशाल्लाह ताला मैं इस मॉडल के बात करूंगी, फिर पढ़ा आगे हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहली जो क्वेश्चन मेरा है कि व्हाट इज फोरकास्टिंग। जी कासिम फारूक साहब बताएंगे आप फोरकास्टिंग क्या है, आपके ख्याल से फोरकास्टिंग क्या है? जी में से हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे हम कोई फ्यूचर को प्लान करते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमने कोई बजट प्लान करना है या सेल्स की फॉरकास्टिंग करनी है, क्या हमारे पिछले साल के टारगेट्स थे और आगे हम फ्यूचर्स क्या प्लान कर रहे हैं और क्या बजट हम प्लान कर रहे हैं, यानी किसी हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे फ्यूचर को प्लान करना है हमने। गुड। हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस पे हम फ्यूचर को प्लान कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि क्या है। अच्छा, अगर हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, मेरी प्रोडक्ट लॉन्च होने करने जा रही है जो कि टोटली न्यू प्रोडक्ट है, तो क्या ऐसे में फोरकास्टिंग नहीं होगी? सईदुर रहमान साहब प्लीज बताएंगे।
होगी मैम, सही होगी। जी होगी उस वक्त, ठीक है जी। तो डेफिनेशन हमने देखी फोरकास्टिंग की कि फोरकास्टिंग क्या है, जो कि आप लोगों ने बताई है। फोरकास्टिंग क्या है, प्रोसेस है, हम एक ऐसा प्रोसेस है, देखिए प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस हर वो चीज जो कि स्टेप बाय स्टेप हो, ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप है, यानी हमने एक स्टेप में जब काम कर रहे होते हैं तो वो प्रोसेस नहीं कहलाता, यानी एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप जो होता है वो आपका प्रोसेस होता है। तो फोरकास्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हमने कई स्टेप से गुजरना होगा डायरेक्टली, यानी एक एक्शन नहीं है, इसमें मल्टीपल एक्शंस होंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे फ्यूचर इवेंट्स को कि क्या हो सकता है। फोरकास्टिंग जो है, वेदर फोरकास्टिंग करें, फ्यूचर की अपनी फोरकास्टिंग करें कि बच्चा कैसा होगा फ्यूचर में जाके, तो फोरकास्ट कर रहे होते हैं ना उसकी करंट सिचुएशन को देख के, हम फोरकास्ट कर रहे होते हैं अपनी मॉनेटरी चीजों को, अपनी करंट सिचुएशन को, अपने करंट फाइनेंशियल जो है सिचुएशन को देख के फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा जो फोरकास्ट करते हैं अपनी स्ट्रगल को देख रहे होते हैं कि आज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो फ्यूचर में जाकर मेरा क्या होगा। बिजनेस के हवाले से हम बात करते हैं तो बिजनेस में सबसे ज्यादा जो नॉर्मली फोरकास्टिंग की जाती है, वो नॉर्मली हर बिजनेस का पर्पस होता है कि कितना डॉलर यू कैन क्रिएट इन फ्यूचर, फ्यूचर में कितना पैसा बना सकती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, ये देखा जा रहा होता है। मकसद भी ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है। अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो हम सबकी लाइफ का जो बेसिक पर्पस है वो यही होता है, अगर हम सच्ची बोले कि हम कितना पैसा बनाने की मशीन बन सकते हैं ऑनेस्टली। तो अगर हम देखें तो हम ये फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में बिजनेस कितना पैसा बना सकता है, तो नॉर्मली जो फोरकास्टिंग होती है वो फाइनेंशियल लेवल की, उसको सपोर्ट करती है सेल्स फोरकास्टिंग। आप फ्यूचर में, यानी अब सेल्स डिपार्टमेंट बैठा है तो किसको फोरकास्ट करेगा कि फ्यूचर में मेरी कितनी सेल्स हो सकती है आपकी हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे, या आपकी वर्कफोर्स जो है उसकी आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं, एचआर डिपार्टमेंट कर रहा है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देख रहा है कि कितनी जो है हमारे पास प्रोडक्शन हमने फ्यूचर में करनी है। तो अल्टीमेटली तमाम जितने भी डिपार्टमेंट है, जो कहना चाह रही हूँ, क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। हर कोई डिपार्टमेंट अपने लेवल पर बैठ के फोरकास्टिंग कर रहा होता है कि आप जो है फाइनेंशियल लेवल पर कितना सपोर्ट कर सकेंगे कंपनी को। तो सारी फोरकास्टिंग का जो बेसिक पर्पस है वो यही है, चाहे वो एचआर कर रहा है, चाहे वो मार्केटिंग सेल्स कर रहा है, चाहे वो आपके जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर रहा है, इन्वेंट्री आप लेवल की जो है वो फोरकास्टिंग हो रही है। तो फोरकास्टिंग का पर्पस क्या है कि फ्यूचर को प्रोडक्ट करें। अब फोरकास्टिंग जो है इसकी फोरकास्टिंग की जो नीड्स है वो आती है, किस वक्त जरूरत पड़ती है, जब आप एक न्यू फैसिलिटी लगाने जा रहे हैं, एक आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कहीं नया प्लांट लगाया है, या आपने प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा, या वर्कफोर्स की शेड्यूलिंग करनी है, या फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो उस वक्त जो है हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स होते हैं फोरकास्टिंग के। अच्छा, एक चीज यहाँ पे प्लीज मेरे वैसे मिस ना हो जाए, तमाम लोग इंश्योर कर दीजिएगा कि आपको ईमेल मिल गई है, ये तमाम जितनी भी प्रेजेंटेशन है और वर्किंग शीट्स जो है वो आपको ईमेल इसकी रिसीव हो चुकी है। अगर किसी को रिसीव नहीं हुई है तो प्लीज मुझे बता दें, तो यहाँ मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, तो आपको वो यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। और मुझसे यानी एक दफा ईमेल भी अपनी जरूर चेक कर लीजिएगा, अपना इनबॉक्स चेक कर लें कि तमाम लोगों को ईमेल मिल चुकी है एनपीओ की तरफ से, जिसमें आपको तमाम वर्किंग शीट्स होंगी और ये प्रेजेंटेशन भी इसमें होगी। कल शाम एक मेल आई थी, लेकिन उसके बाद इतना टाइम तो नहीं था कि डिटेल में जा सके कि उसमें क्या है। मेल जरूर आई थी, आपने पढ़ा सिर्फ नहीं। उसको डाउनलोड कर लें, आप लोग के ईमेल अभी चेक कर लें, जब तक प्रेजेंटेशन चल रही है साइड में जाएं, ईमेल अपनी ओपन करें, उसको डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पे सेव कर दें। जिप फोल्डर है उसको एक्सट्रैक्ट करके आप क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप पे उसको सेव कर लें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो फिर बता दीजिएगा, लेकिन कोशिश करें उसको डाउनलोड कर ले साइड में, और उसकी तमाम प्रैक्टिस शीट्स है वो, और हम टोटली उस पर ही काम करेंगे। देखिए एक्सेल के कोर्स में मैनुअल इतने मायने नहीं रखता है, जरूरत है कि जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी है ये इनफ है, लेकिन एक्चुअल चीज होती है प्रैक्टिकली उसको करना, उसके लिए आपकी वर्किंग शीट्स रिक्वायर्ड होती है, वो मैंने आपको दे दी है, उसी को ही हम उसी पर ही काम करेंगे, उस चीज को हम समझेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, दोबारा मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ आ रही हूँ कि फोरकास्टिंग के 7 स्टेप्स होते हैं नॉर्मली, आप मजीद ऐड भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की फोरकास्टिंग कर रहे हैं या किस टाइप के फोरकास्टिंग कर रहे हैं।
तो नॉर्मली 7 स्टेप्स है। नंबर 1, देखिए कोई भी काम करने जाते हैं हम सबसे पहले इसका पर्पस डिफाइन करते हैं कि इस मकसद के लिए हम ये काम करें। तो हम फोरकास्टिंग का सबसे पहले पर्पस डिफाइन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि किस पर्पस के लिए हम फोरकास्ट करने जा रहे हैं। नंबर 2, सिलेक्ट द आइटम टू बी फोरकास्ट। किस किस चीजों को फोरकास्ट करना है। मैंने आपको बताया कि अगर हमने फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करनी है, कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशंस को देखना है कि क्या हालात बन रहे हैं कंपनी के, तो ऑफ कोर्स आपके डिपेंडेंट होंगे तमाम डिपार्टमेंट्स के ऊपर। तो आप किसको फोरकास्ट करने जा रहे हैं। अगर सेल्स को फोरकास्ट करना है तो ऑफ कोर्स सिर्फ मार्केटिंग एंड सेल्स करेगा। अगर वर्कफोर्स की फोरकास्टिंग करनी है ऑफ कोर्स तो आपका एचआर डिपार्टमेंट कर रहा होगा। तो फोरकास्ट के लिए आइटम्स को आवाज आ रही है मैम की किसी को? आई थिंक मैम की आवाज डिस्कनेक्ट हो गई। जी नहीं आ रही। चले वो शॉर्टली ज्वाइन करती हैं, मैं उनको बताता हूँ। मेरी तरफ से थोड़ा मसला हुआ था। जी कंटिन्यू कर रही हूँ मैं अपनी बात को। जी जी मुझे मैम बताएं। काइंडली अगर कोई और डिवाइस है आपकी तो उससे भी लॉगिन कर लें, क्योंकि अगर एक से आपका कोई इशू होता है तो दूसरी आपके पास अवेलेबल है, कोई मोबाइल वगैरह। जी बिल्कुल है मेरे पास, मैं दोनों चलाऊं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंडर में हमें मिनिमम कितने अरसे का रिकॉर्ड रखना होता है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से है कोई? कंफर्म नहीं है लेकिन 5 साल तक सुना है। जी कम से कम 5 इयर्स का। तो बेस्ट जो बेस्ट हमारे पास जो फोरकास्टिंग के लिए जो मॉड्यूल तैयार किया जा रहा होता है तो उसमें हम कम से कम जो है वो कितने ईयर का रिकॉर्ड लेते हैं, 5 इयर्स का लेते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए कम से कम हमें 5 इयर्स की जो है जब बिजनेस फोरकास्टिंग करते हैं तो नॉर्मली, जरूरी नहीं है, नॉर्मली अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो हम नॉर्मली 5 इयर्स का रिकॉर्ड जो है वो फोरकास्ट किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज जो है आपके लिए है कि सिलेक्ट द फोरकास्टिंग मॉडल। क्या आपने कौन सा मॉडल आप यूज करें, क्वालिटेटिव मेथड यूज करें या क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, हम उनके भी डिफरेंट मेथड मॉडल्स होते हैं, कौन से यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम इस सेशन में मॉडल पे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम एक्सेल के टूल्स एंड टेक्निक्स पे ज्यादा बात करेंगे। गैदर द डेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपना डेटा गैदर करना है। ठीक है, डेटा किन किन सोर्सेज से डेटा उठाना है ये बहुत मैटर करती है चीज। ठीक है, वैलिडेट एंड इंप्लीमेंट द रिजल्ट। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, यूजिबिलिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका असल पर्पस ये, मैं इनकी डेफिनेशंस में नहीं जाऊंगी वरना सेशन हमारा अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा। जिनका असल पर्पस क्या है, असल पर्पस ये है कि आप अपने डेटा को कितना बेहतर तरीके से इस काबिल बनाएंगे कि वो जो है बेहतर तरीके से फोरकास्ट कर सके। ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके अपने अपने यूजेस हैं। ठीक है, टाइम होराइजन के हिसाब से 3 तरह की फोरकास्टिंग होती है, शॉर्ट टर्म की, मीडियम टर्म की, मीडियम रेंज की और लॉन्ग रेंज की। शॉर्ट रेंज जो होती है लेस देन नॉर्मली 3 मंथ्स होती है। अगर कोरोना है आ गया और आपको लग रहा है कि हालात ऐसे हैं तो नॉर्मली जो उसमें हम शॉर्ट टर्म की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि कब तक खत्म होगा, तो अंदाजन 3 महीने के अंदर अंदर की चांसेस थे कि खत्म हो जाएगा, लेकिन वो एक्सटेंड टाइम होता रहा टाइम। मीडियम रेंज की फोरकास्टिंग 3 महीने से 3 साल तक की नॉर्मली होती है और लॉन्ग रेंज जो होती है वो 3 ईयर से ग्रेटर की होती है। तो नॉर्मली जब भी हम 5 साल की बात करते हैं तो वो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग कहलाती है। अच्छा, फोरकास्टिंग के अप्रोचेस 2 है, मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, क्वालिटेटिव मेथड होता है, क्वांटिटेटिव मेथड होता है। ठीक है, तो हम एक्सेल में रहते हुए बात करेंगे तो हमारे पास सबको ये बताएगा क्वालिटेटिव मेथड हमारा वो कहलाएगा, ये क्वांटिटेटिव कहलाएगा।
क्वांटिटेटिव होगा। जी, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस होता है? क्वांटिटेटिव जो है वो मेजरेबल होगा, क्वालिटेटिव आई थिंक सो के इतना मेजरेबल नहीं होगा या मेजरेबल नहीं होगा। जी जी बिल्कुल, तकरीबन। देखिए, इन मैम चीजों को मैम ज्यादा सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी आवाज बिल्कुल स्मूथ नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कट कट के आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी, कभी थोड़ी ज्यादा होती, कभी थोड़ी सी कम होती। आई डोंट नो कि बाकी लोग इस तरह से फील करें, मुझे इस तरह से हो रहा है कि कभी ज्यादा आ रही, कभी कम आ रही, कभी उसमें क्या आपकी डिस्ट्रैक्शन बात आ बड़ी रही। प्यारी है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है मेरे पास। अभी जो डिस्कनेक्ट हुआ था, सॉरी, मैंने गलती से ना वो लिमिट लगा रखी थी नेट की ना, टाइम के बाद जो है इसको स्टॉप कर देगा, तो जी मैम, उससे आई थिंक आपकी आवाज़ क्लियर है, तो ये जो पर्सन क्वेश्चन कर रहे थे मेरे ख्याल में इनको अपना इंटरनेट देखना चाहिए। मुझे आवाज़ क्लियर आपके लग साथ, रही है। अगर सबके साथ ये मसला, तो हो सकता है कि फिर मेरे पास प्रॉब्लम, अगर एक के पास ही प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उनके अपने पास नेट का थोड़ा इश्यू हो सकता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा मैं और स्लो लेके चलूँ, आहिस्ता आहिस्ता बोलूँ। ठीक है, तो क्वालिटेटिव जो है, क्वालिटेटिव क्वालिटी से है, और क्वांटिटेटिव और नॉर्मली नंबर्स और फिगर्स पे डिपेंड करता है। क्वालिटेटिव नॉर्मली उस वक्त यूज किया जा रहा था जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या फॉरकास्टिंग सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा बेसिस पर होती है। जब हिस्टोरिकल डेटा आपके पास मौजूद हो तो उस सूरत में हम नॉर्मली क्या करेंगे, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे हम? क्वांटिटेटिव। अगर आपने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करने जा रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं आप, या कोई नया आपने सिस्टम स्टार्ट किया है, या हमारे पास अमेजोन आया, एक नया पूरी नई अप्रोच थी, तो वो उस सूरत में आपकी जो रिसर्च सॉरी जो फोरकास्टिंग होगी वो क्वालिटेटिव बेस पर होगी। अगर आपके पास हिस्टोरिकल डेटा मौजूद है तो उस सूरत में हम जो नॉर्मली कॉल फोरकास्टिंग करते हैं वो क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग होती है। देखिए, फोरकास्टिंग में के लिए आपके पास दो स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, मैथमेटिकल स्किल्स और स्टैटिस्टिकल स्किल्स। ठीक है, स्टैटिस्टिकल स्किल्स का आप जिनने स्टैट्स अच्छी पढ़ी हुई है उनको अंदाजा होगा कि स्टैट्स के बहुत से टूल जो हैं वो आपकी फोरकास्टिंग में यूज होते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव के अंदर डिफरेंट अप्रोचेस के मेथड्स मौजूद हैं, जिसमें हम ज्योरी बिठा रहे हैं एग्जेक्टिव्स की, वो अपने ओपिनियंस देती है, क्योंकि हम क्वालिटी की बेसिस पे, हम लोगों के एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे, हम ओपिनियंस की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में ये हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि रियल एस्टेट परेशान है। अच्छा, शायद किसी की बैकग्राउंड में कोई बात हो रही है तो प्लीज आप जो है म्यूट कर दें मैं। तो अब ये रियल एस्टेट की अगर एग्जांपल दें तो टैक्सेस का बर्डन अभी आया है, तो रियल एस्टेट वाले बड़े परेशान हैं, तो उन्होंने जो भी फोरकास्टिंग का जो मेथड यूज कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव इन नेचर है। वो अपने एग्जेक्टिव्स बिठा रहे हैं, वो अपनी जो है एक्सपर्ट्स बिठा रहे हैं, उसकी बेसिस के ऊपर वो जजमेंट ले रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। सेल्स फोर्स फोरकास्टिंग, इसमें हम क्या करते हैं कि अपने इंडिविजुअल जो सेल्स पर्सन है उनके रिव्यूज ले रहे होते हैं कि वो जो रिस्पॉन्सिबल बंदे होते हैं, और उसका एग्रीगेट देते हैं कि भाई जो नॉर्मली सबने आगे फ्यूचर के बारे में क्या कहा है कि क्या सेल्स का हो सकता है, वो कम हो सकेगी या ज्यादा हो सकेगी। देखिए, लड़के जो आपको काफी लोग सेल्स डिपार्टमेंट से हैं, मैं एचआर में एज अ मैनेजर एचआर काम कर चुकी हूँ, तो मैं हमेशा वहां पे यही कहती थी अपने ऑर्गेनाइजेशन की कि अपने से लोअर लेवल के लोगों की ओपिनियन जरूर लिया करें, क्योंकि हम लो लेवल के लोगों से नहीं मिल रहे हैं, यानी जो अपने कस्टमर से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे। जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हमें अच्छा बता सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चलेगा। आपका एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल अभी क्या चल रहा है, हमारा कस्टमर क्या इसके दिमाग में चल रहा है, आपका सेल्स का बंदा बता सकता है। अगर जो आप लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबल बंदा है, अच्छी जजमेंट रख सकता है, वो बंदा रखता है, तो आप उसका ओपिनियन जरूर कंसीडर करें। ठीक है, फिर लास्ट मेथड इसके अंदर आ जाता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेथड, ये कंज्यूमर मार्केट रिसर्च सर्वे मेथड होता है, जो बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा होता है, जो आपको ऑनलाइन बहुत नजर आता है कि कस्टमर से फीडबैक फॉर्म फिल करवाया जाता है, जो हो सकता है इस ट्रेनिंग के बाद भी आपसे भी फीडबैक फॉर्म जो है फिल करवाया जाए कि कैसा रहा। ठीक है, तो ये भी एक फोरकास्टिंग के लिए टेक्निक यूज होती है। क्वांटिटेटिव जो है मेथड हम चूंकि यूज करेंगे, इसमें नेविया अप्रोच बहुत ज्यादा यूज होती है, मूविंग एवरेज मेथड यूज होगा, एक्सेल के अंदर स्मूथिंग यूज होगा, कैजुअल मेथड में ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड हम यूज करने जाएंगे, एक्सेल के अंदर लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस है, ये आपका लेवल 2 के अंदर आप लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस भी करेंगे। हम लीनियर एनालिसिस करेंगे थ्रू फॉर्मूला, लेकिन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस जो होगी
वो आपकी लेवल 2 में होगी इंशाल्लाह, जो 9 तारीख को सेशन है आपका, ठीक है। उसके बाद है टाइम सीरीज एनालिसिस। याद रखिएगा टाइम सीरीज मॉडल या टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज जो आपका जो मेथड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस के हवाले से। क्या वो फोरकास्टिंग के लिए आप यूज कर रहे हैं, करंट सिचुएशन को एनालिसिस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम सीरीज के कंपोनेंट को समझ लीजिएगा। टाइम सीरीज के टोटल कितने कंपोनेंट है? 4 कंपोनेंट है। नंबर 1 ट्रेंड, नंबर 2 साइक्लिक, नंबर 3 जो है सीजनल, और नंबर 4 है रैंडम, ठीक है। ये टोटल हमारे पास 4 कंपोनेंट है। इन 4 कंपोनेंट को हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। जो कंपोनेंट नंबर 1 है वो हमारे पास है ट्रेंड कंपोनेंट। ट्रेंड कंपोनेंट क्या होगा? वो परसिस्टेंट इन नेचर होगा। ओवरऑल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैटर्न नजर आएंगे, ठीक है। ट्रेंड्स देख रहे हैं ना कि भाई सर्दियों में लोग क्या पहन रहे हैं, कोट वगैरह पहन रहे हैं, फिर स्वेटर्स पहन रहे हैं। गर्मियों में जो है वो अपने लॉन के सूट पहन रहे हैं। तो पैटर्न क्या आ गया? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड चलता है, लेकिन और कंसिस्टेंट है आपका, ठीक है। ड्यू टू द पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा है, सेवरल इयर्स ड्यूरेशन पे ही चल रहा होता है, यानी हर साल यही कहानी चलती रहती है। सीजनल कंपोनेंट में भी हम इस तरह की एग्जांपल ले सकते हैं। ये रेगुलर पैटर्न है अपवर्ड डाउनवर्ड के, और ये विद इन अ 1 ईयर कंट्रोल। अच्छा, जो मैंने एग्जांपल सॉरी आपको दिए वो यहाँ ज्यादा सूट कर रही है सीजनल कंपोनेंट में, कि वो जो सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, तो 1 ईयर के अंदर अंदर हो रहा है और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हो रहा है। साइक्लिक जो होगा आपके पास कंपोनेंट, वो रिपीटेटिव एंड डाउनवर्ड मूवमेंट है ड्यू टू द डायरेक्शन फैक्टर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट जो फैक्टर्स आ जाते हैं, कोरोना आ गया, ये एकदम पाकिस्तान की सिचुएशन इस तरह से हो गई, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हुई, तो इस तरह की जो है कंपोनेंट साइक्लिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। हमारे पास रैंडम कंपोनेंट जो होते हैं, कोई अर्थक्वेक आ गया, ये किसी बिजनेस पे किसी यूनियन ने स्ट्राइक कर दी, हालात खराब हो गए किसी जबान में, पीटीसीएल पे यूनियन का एक बड़ा इम्पैक्ट रहा था। पीटीसीएल बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ था इस सिचुएशन में, अगर किसी को पीटीसीएल वालों की हिस्ट्री पता हो तो, ठीक है। तो ये सारे जो मेथड होते हैं, यानी कि जो डिफरेंट हमने कंपोनेंट पढ़े ना टाइम सीरीज के, ये आपके इम्पैक्ट डालते हैं किसके ऊपर? आपकी फोरकास्टिंग पे। आपकी फोरकास्टिंग पे बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, आपने जो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट किया होता है। अच्छा, मूविंग एवरेज मेथड, ये डिफरेंट मेथड की सिर्फ नाम मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये मेथड हम सारे कहाँ यूज करेंगे? दोनों लेवल्स में हम डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। टोटल हमारी जो है प्रेजेंटेशन इतनी ही है, और इसके अलावा अगर कोई अपनी कोई इनपुट देना चाहे इस प्रेजेंटेशन के अंदर तो प्लीज शेयर करें, और या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, फिर हम मॉड्यूल 2 की तरफ आते हैं। जी प्लीज। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं आगे कंटिन्यू करें? जी हम कंटिन्यू करें। जी मैं कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मैं जिम कर रही हूँ कि बहुत सिंपल सी चीज है इसके अंदर। अच्छा, एक मॉड्यूल मैंने फर्दर इसके अंदर ऐड किया है, जो कि आपको मिला होगा जीरो मॉड्यूल के नाम से ना, ठीक है। मॉड्यूल 0। देखिए, जब हमने फोरकास्टिंग के हमने 7 स्टेप्स पढ़े थे, तो उसमें स्टेप था आपकी 4th नंबर पे था कि प्रिपेयर योर डेटा, ठीक है। ये मैंने बोनस मॉड्यूल का नाम दिया कि हमने सबसे पहला स्टेप है कि अपने अपना डेटा गैदर करना है, उसको प्रिपेयर करना है, उसको तैयार करना है, क्योंकि हमारी जो फोरकास्टिंग है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर है। तो क्वांटिटेटिव इन नेचर के अंदर हमारे पास डेटा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, तो तभी हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। मैं चूंकि पिछले 14 साल से एक्सेल की ट्रेनिंग करवा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता है, और मेरे पास जो मेजर जो एरिया है वो बैंकिंग सेक्टर है, वो जो इंडस्ट्री जिसको मैं डील कर रही हूँ बैंकिंग सेक्टर की है, तो बड़ा हैवी डेटा होता है उनके पास। तो याद रखिएगा, अगर आप एक किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं और आपके पास मिलियंस ऑफ रॉस का रिकॉर्ड है, तो वहां पर आपके पास डेटा को मैनेज करना बहुत बड़ा इशू आ जाता है। चूंकि मार्केट में भी चूंकि हमने नए प्रोग्राम डाला बिजनेस फोरकास्टिंग का, तो इसमें हमने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट किस्म की चीजें नहीं रखी है। पहले आसान से हमने स्टार्ट किया है, फिर हम डिफिकल्ट चीजों की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। तो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है डेटा नॉर्मलाइजेशन, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, डेटा नॉर्मलाइजेशन। डेटा नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डेटा नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने डेटा को बिट्स एंड पीसेस में रखने के बजाय, टुकड़ों में रखने के बजाय, मल्टीपल टेबल्स में रखने के बजाय, आप क्या करेंगे? अपने डेटा को एक ही जगह पर रख लेंगे, ठीक है, एक ही टेबल का बना लेंगे और मल्टीपल टेबल के बजाय। तो वहां पर आपकी डेटा की एनालिसिस और फोरकास्टिंग करना बेहद आसान हो जाता है। अब वो कैसे करेंगे हम इसको देखने जा रहे हैं। प्लीज मुझे एक दफा और कंफर्म कर दीजिएगा, कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया हमें। ये देखें, मैंने फोल्डर आपको एक शेयर किया एक्सेल स्किल्स फॉर बिजनेस फोरकास्टिंग के नाम से, जिप की फॉर्म में मौजूद है।
आपके पास फोल्डर, प्लीज अपने ईमेल बॉक्सेस चेक कीजिए, आपको ईमेल रिसीव हो गई होगी, वहां से डाउनलोड करेंगे आप। डाउनलोड करने के बाद कॉर्नर पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा आपके जिप फोल्डर पे, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर ले अपने डेस्कटॉप पे, वरना आप प्रैक्टिस साथ साथ नहीं कर सकेंगे। एक्सेल आते हैं प्रैक्टिस करने से, आप जो मैं टूल्स बता दी जाऊँ वो मेरे साथ साथ आप लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका बहुत अच्छे तरीके से। मिस सुमेरा, एक रिक्वेस्ट मेरी है, आपकी जो बोलने की स्पीड है बहुत तेज है और उस जैसे कुछ वर्ड बीच में से ना मिस हो जाते हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा पेस ऑफ स्पीकिंग थोड़ा सा स्लो कर लें, क्योंकि कुछ अच्छा, इंपॉर्टेंट वर्ड मिस होते हैं। वॉइस की जो पिच है वो ज्यादा है। वर्ड्स पर मिनट जिसे कहे ना वो ज्यादा है। अच्छा, वो ज्यादा है, स्पीड से बोल सही, चलिए मैं स्लो कर दूँ। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन थी तो अभी मैं और स्लो कर दूंगी प्रेजेंटेशन को, और थोड़ी आसान चीजें थी, मैं अब थोड़ा और स्लो कर लूंगी। देखिए, हम मुझे तमाम लोग इंश्योर कर दें, क्योंकि ड्यूरिंग जो है प्रैक्टिकल, हम लोग अगर बीच में कोई मुझे कहेगा ना कि मिस हमारे पास शीट्स नहीं है, तो मेरे लिए फिर मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे इंश्योर कर दें कि तमाम लोगों को मिल चुकी है। ये देखिए आपके सामने, मैं अभी इसको सेंड भी कर दिया ग्रुप में, अगर किसी को नहीं मिली तो ये आपके पास पहुंच रही है, आप प्लीज इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर किसी को महसूस हुआ है कि उसको ईमेल रिसीव नहीं हुई है, अच्छा लोग ने रिप्लाई दे दिया है मुझे, 3 लोगों ने, तो सही है। अच्छा, ये मेरा मॉड्यूल 0 है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें अपने डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें है अपेंड डेटा टेबल्स और मर्ज डेटा टेबल्स। अपेंड डेटा टेबल्स एंड मर्ज डेटा टेबल्स, ये 2 टूल्स हम यूज करने जा रहे हैं। अपेंड डेटा टेबल्स, दोनों टर्मिनोलॉजीज को समझ लीजिएगा। हमारा क्या है कि हमने सिलेक्ट कर लिया, पर्पस क्या है हमारी फोरकास्टिंग का, क्या आइटम हमने जो है सिलेक्ट करने, कितने टाइम हॉरिजन रखना है अपनी फोरकास्टिंग का, तमाम चीज हमें डिसाइड कर ली। हमें चाहिए क्या, अब हमें अपना डेटा क्लीन ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा चाहिए। तो क्लीन ऑर्गेनाइज फॉर्म में करने के लिए हमारे पास नॉर्मल एक्सेल में बहुत सारे टूल्स मौजूद होते हैं जो कि डेटा टेबल में मौजूद होते हैं। डेटा टेबल, अब एडवांस एक्सेल में, अच्छा मैं आपको एक और मजे की बात बता दूं कि ये जो एक्सेल आप देख रहे हैं ना, ये स्क्रीन पे जो मेरे नजर आ रहा है आपको, ये एक्सेल अप्रॉक्स ऑब्सलीट हो चुका है, अप्रॉक्स। अब जो इसकी जो टूल्स आए वो पावर बीआई टूल्स है, जो कि हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रहा है इंशाल्लाह, तो उसके पावर बीआई टूल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पावर क्यूरी को मैं आपको टच दे रही हूँ, ताकि आपको अपना डेटा जो है, अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई नहीं भी है तो आपको एटलीस्ट अपने डेटा को जो है मर्ज करना और अपेंड करना अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, मैंने अभी कौन सी शीट में, कौन से मॉड्यूल में हूँ, मॉड्यूल 0, और उसकी कौन सी शीट में हूँ, नंबर 1 पे, अपेंड डेटा टेबल्स। तो प्लीज इसको ओपन कर लीजिएगा पहले। ठीक है, अपने शीट को ओपन कर लिया, इसमें कवर पेज आ रहा है, इसको छोड़ दें। इसमें जैन से लेके जून तक का रिकॉर्ड है, जैन से लेके जून तक का रिकॉर्ड है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम डेटा जो यूज करते हैं उसमें नंबर ऑफ रॉस नॉर्मली कम ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, या छोटे एग्जाम्पल्स हम ले रहे होते हैं। आप एज्यूम करें ये 11 रॉस नहीं है, ये 11,000 रॉस का रिकॉर्ड है, 11,000, या मैं 1,10,000 भी कह सकती हूँ। अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं तो जो है 50,000 से अगर प्लस का रिकॉर्ड आपके पास रॉस का आता है, तो वहां पर आपको डेटा को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ यूज हो रही है, एक है अपेंड क्यूरी, एक मर्ज क्यूरी। दोनों का पर्पस क्या होता है, अपेंड क्यूरी का मतलब है कि आप अपने डेटा को वर्टिकली एक्सपेंड करेंगे। आप चाह रहे हैं कि मेरे जनवरी के रिकॉर्ड के नीचे फैब का आ जाए, ठीक है, इसी के जहाँ फैब एंड उसके नीचे मार्च आ जाए, फिर अप्रैल आ जाए, मई आ जाए, जून आ जाए। ठीक है, तो आप अपने डेटा को कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, वर्टिकली अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो वहां हम टूल यूज करते हैं, कौन सा, अपेंड क्यूरी। ठीक है, कौन सा टूल यूज करेंगे हम, अपेंड क्यूरी का। मेरे साथ साथ बोलिएगा ताकि दिमाग में आपके जाता जाए। हमने 2 टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं, नंबर 1 अपेंड क्यूरी और मर्ज क्यूरी। अपेंड क्यूरी कब यूज करते हैं हम, जब हम अपने डेटा को वर्टिकली एक्सपेंड करते हैं। ठीक है,
अब देखिए कहने को तो काम आसान है कि मैं इसको यहाँ से करूँ Ctrl+A Ctrl+C, यहाँ ला के पेस्ट करूँ, जब एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हुआ है, हो सकता है कि मैं कुछ फील्ड यहाँ पे भी कर दूँ। यहाँ मेरा डेटा छोटा है, फिर मैं मार्च पे जाऊँ, फिर मैं Ctrl+A करूँ, Ctrl+C करूँ, फिर लास्ट रो में जाऊँ, मेरा काम इस तरह से हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर 50,000 या चले आप 1000 भी रख लें रिकॉर्ड है, तो वहाँ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हम एक टूल यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं पावर क्यूरी। पावर क्यूरी जो है वो पावर बीआई फीचर्स है एक्सेल के। पावर बीआई फीचर्स आपके 4 हैं एक्सेल में। नंबर 1 है पावर क्यूरी, जो कि यूज होता है डेटा की क्लीनिंग के लिए, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बहुत टूल्स है उसके अंदर, हम सिर्फ अपेंड और मर्ज क्यूरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नंबर 2 है पावर पिवट। पावर पिवट जो है वो डेटा की एनालिसिस के लिए यूज होता है। हम पावर पिवट टेबल यूज करेंगे। पिवट टेबल की लिमिटेशंस है, पिवट टेबल की लिमिटेशंस को मैं आगे डिस्कस करूंगी। उसको एम्पावर करने के लिए यूज हुआ पावर पिवट। फिर पावर व्यू है, वो डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज होता है। और पावर मैप है, वो ज्योग्राफिकल मैप, अपनी सेल्स को ज्योग्राफिकली देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम पावर मैप यूज करते हैं। दोबारा मैं आ रही हूँ अपने इस डेटा की तरफ। मैं क्या करने जा रही हूँ, अपेंड करने अपने डेटा को। ठीक है, आप आएंगे अपने डेटा में, डेटा टैब में। एक्सेल के अंदर एक टैब है जो क्या कहलाता है, डेटा टैब। ठीक है, डेटा टैब। मैं ऑफिस 2021 यूज कर रही हूँ। और प्लीज ये मेहरबानी कीजिएगा कि अगर इस मॉड्यूल में आप इस लेवल में आपके पास अगर नहीं भी है ना 2016 एंड अबव, तो नेक्स्ट वाले में आप लोग वर्जन जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2016 अबव यूज कीजिए। अगर आप 2007 पे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे होंगे, 13 पे तो बहुत कुछ मिस कर रहे होंगे। तो काइंडली 2000 कम से कम 2016 यूज कीजिएगा। ये मैं नहीं कहती, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले कहते हैं, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वाले कहते हैं कि हमारा एक वर्जन जो है मैक्सिमम 10 इयर्स तक के लिए बेहतर है, उसके बाद वो तकरीबन ऑब्सोलेट हो जाता है और 2013 तक ऑब्सोलेट हो चुका है। आप जो है अब नए फीचर्स की तरफ, अब तो एआई फीचर्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं। हम किस पर आए हैं, डेटा टैब पे। डेटा टैब में देखिए यहाँ पर जो है ना, आपके पास है फ्रॉम टेबल। ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन आएगा फ्रॉम टेबल, इस पे आप क्लिक करें। मैंने अपने डेटा पे क्लिक किया, इस टेबल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं किस पर आई हूँ, डेटा में। और डेटा में आने के बाद फ्रॉम टेबल पे क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा पहले। अब आप देखिए चांद पे पहुंच गए। ये है पावर क्यूरी एडिटर, बहुत पावरफुल टूल है ये पावर बीआई का। ठीक है, पहले से मर्ज हो। ये आपने सिर्फ जेन पे क्लिक किया था। जेन पे क्लिक करने के बाद आपने जब वहां क्लिक करा तो आप यहाँ पहुंच गए। आप इसको दोबारा क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद दोबारा जो है आप आ जाए, इसको डिस्कार्ड कर दें। एक दफा फिर इसकी प्रैक्टिस करें आप। आपने यहाँ क्लिक करा और फ्रॉम टेबलियर रेंज, फ्रॉम टेबलियर रेंज आप किस पे पहुंच गए, पावर क्यूरी एडिटर में पहुंच गए। अब ये साइड की पैनल को छोड़ दें, जितनी भी क्यूरीज बनी हुई है ना, ये क्यूरीज आ रही है यहाँ। यहाँ वो टेबल नहीं आए, बल्कि वो क्यूरीज जो बनी हुई है, क्यूरीज आ रही है। क्यूरीज क्या होती है, आप जब एक्सेल में काम करते हैं, क्योंकि एक्सेल की स्क्रीन से सब फेमिलियर है, सबने कम से कम भी 4 से 5 रैंक किया अपने आप को, तो एक्सेल की स्क्रीन से सब फेमिलियर है। मैं उस एक्सेल की स्क्रीन को मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है, मैं डायरेक्टली पावर क्यूरी पर आई। हम कैसे गए थे, डेटा टैब पे क्लिक करा था, अपने टेबल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद डेटा टेबल में हम फ्रॉम टेबल पे क्लिक करें तो हम किस पर आ गए, क्लिक करने के बाद हम आ गए पावर क्यूरी एडिटर में। पावर क्यूरी क्या है, एक बीआई मॉडल, बीआई टूल है, पावर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, जो क्या करता है, डेटा की क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। इसकी खूबसूरती क्या है, इसकी खूबसूरती है कि अपने डेटा में जो भी मुझे चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस प्रोडक्ट का जो नेम है वो कैपिटल में करना है। नॉर्मल एक्सेल के अंदर अगर मुझे कैपिटल करना हो तो क्या करते हैं, मुझे प्रोडक्ट का नेम जो है वो स्मॉल लेटर में नहीं चाहिए, कैपिटल लेटर में चाहिए। क्या यूज करेंगे आप, कैपिटल लेटर में करने के लिए क्या करते हैं हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं अपर केस का। टेक्स्ट फंक्शन है, अपर केस यूज करते हैं। अगर मेरे
डेटा में एक्स्ट्रा स्पेसेस आई हैं, उसकी स्पेसेस को खत्म करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करती हूँ ट्रिम का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो देखिए मैंने अगर सुमेरा फौरी स्मॉल लेटर में लिखा है उसको कैपिटल में करना है तो केसेस में जाकर मैं उसको कैपिटल कर लेती हूँ। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये लैपटॉप लिखा हुआ है ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल है, उसको मुझे कैपिटल में करना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होता है एक्सेल में। मैं अभी करके भी दिखा देती हूँ आपको। मैंने जस्ट इस पे, ये मैं पावर क्यूरी में, पावर क्यूरी के अंदर आपको जब इसको अपर केस करना होता है तो आपने जस्ट ट्रांसफॉर्म पर आए, फॉर्मेट में आकर आपने इसको अपर केस कर दिया तो मेरा अपर केस हो गया, मुझे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी। पावर क्यूरी की खूबसूरती है कि ये फंक्शन फ्री एनवायरनमेंट में काम करता है, आपको फंक्शंस अप्लाई नहीं करने। जैसे फॉर एग्जांपल कंडीशनल लॉजिक का भी सेशन में करेंगे तो कंडीशनल लॉजिक आपको अप्लाई, यानी फॉर्मूला नहीं लिखना, वो आपको आर्गुमेंट्स मांग के खुद ही दे देगा, अप्लाई कर देगा, खुद ही कर देगा। यहाँ मैंने फॉर्मूला टाइप नहीं किया, या जस्ट क्लिक करा जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप करते हैं। हुआ क्या कि जब मैंने इसको अपर केस किया तो यहाँ पर है अप्लाइड स्टेप। अप्लाइड स्टेप इसने क्या करा, इसको डायरेक्टली अपर केस यहाँ शो कर दिया। ठीक है, अपर केस कर दिया तो ये क्या हुआ, इस तरह से जो एक्शन मैं इसमें करूंगी, अब मुझे ये फॉर एग्जाम्पल रॉ नहीं चाहिए, मैं यहाँ गई होम पे जाके, या मैं इसको क्या कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ, राइट क्लिक करके इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। जैसे मैंने रिमूव किया तो रिमूव कॉलम आ गया। मैं इसको क्लोज करना चाह रही हूँ, मुझे बैक पे वापस चाहिए मुझे, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया, वापस मेरा कॉलम आ गया। तो जो भी स्टेप मैं अप्लाई करूंगी तो वो क्या होते जाएंगे, यहाँ रिकॉर्ड होते रहेंगे। अब मैं जब इसको फाइल पर जाती हूँ, फाइल टैब में जाके इसको क्लोज एंड लोड करूंगी। देखिए जैसे क्लोज एंड लोड करूंगी तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरे पास एक अलग से टेबल बनकर आ गया, जिसकी नॉर्मली आउटपुट जो आती है वो ग्रीन में ही आती है। मैंने इसको कैपिटल किया था, कैपिटल हो गया, मुझे मुझे जो है यहाँ पर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मल्टीपल टाइम फाइल यूज हुई है तो इस वजह से जितनी क्यूरीज मैंने बनाई है वो यहाँ पर आ रही है। ये मेरी अभी की बनाई हुई क्यूरी है। ठीक है, ये मेरी अभी जो मैंने क्यूरी बनाई है पूरी। मेरे पास से थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि हम पावर क्यूरी में कैसे गए थे। हमें जिस टेबल को पावर क्यूरी में लेकर जाना है, कर दो ताकि आपकी कंफ्यूजन आपको खत्म हो जाए। पावर क्यूरी के अंदर जो है दो तरीके हैं आपको पावर क्यूरी में जाने के। नंबर वन, अगर आपको सिर्फ अपने इस डेटा को पावर क्यूरी में लेके जाना है तो आपने क्या किया, स्टेप नंबर वन, आपने अपने डेटा में क्लिक किया, डेटा पे आए और फ्रॉम टेबल अरेंज किया तो आप पावर क्यूरी डेटा में पहुंच गए। मैं आपको दो टूल सिखा रही हूँ। टूल नंबर वन है आपका कौन सा, अपेंड क्यूरी, और दूसरा है मर्ज क्यूरी। अपेंड क्यूरी और मर्ज क्यूरी करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक्सेल की फाइल को वर्कबुक को ओपन करना है। आपने एक्सेल की वर्कबुक सबसे पहला स्टेप मेरे साथ साथ कीजिएगा। आपने स्टेप नंबर वन क्या किया है, एक आपने ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर ली और बाकी जो है इसको अपने क्लोज करते हैं। अपेंड क्यूरी डेटा वाली टेबल को आपने क्लोज कर दिया, तो क्लोज कर दिया। आपने एक ब्लैंक जो है वर्कबुक ओपन कर, जब मैं अपेंड क्यूरी और मर्ज क्यूरी करने जा रही हूँ और डेटा मुझे अपेंड और मर्ज करना है तो ऐसी सूरत में सबसे पहले मैं गई हूँ डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद मैं कहाँ पर आई हूँ, गेट डेटा। ठीक है, गेट डेटा, मैं गेट डेटा कहाँ से उठा रही हूँ, फ्रॉम फाइल। सबसे पहला स्टेप क्या किया मैंने, ब्लैंक शीट ओपन की है। ओपन करने के बाद डेटा, डेटा में आने के बाद फ्रॉम फाइल और फ्रॉम वर्कबुक, फ्रॉम फाइल और फ्रॉम वर्कबुक। यहाँ पर मैं आकर अपना पार्ट डिफाइन करूंगी। मैं डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर बना हुआ है, टेबल में अपेंड क्यूरी, अपेंड क्यूरी को मैंने सिलेक्ट कर लिया और पूरे डेटा को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब देखिए मेरे अपेंड डेटा टेबल में कितनी फाइल्स है, 6 फाइल, 7 जो है वो शीट्स हैं। मैंने इसको जैसे ओपन करूंगी तो ओपन करने के बाद ये कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पर ये डुप्लीकेट बना देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो है यहाँ पर जाके सबको चेक लगाना है, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम।
मैंने इसको चेक लगाया और इसमें से मैंने कहा कि मुझे कौन कौन सा रिकॉर्ड चाहिए, फेब का चाहिए, जैन का चाहिए, जून का चाहिए, जो जो चाहिए आप उसको चेक लगते हैं। अप्रैल भी रह गया। ये जो ऊपर टेबल बने हुए आ रहे हैं, चूंकि मैंने मल्टीपल क्यूरीज बनाई हुई थी उसके आ रहे हैं। मेरे पास जो एक्चुअल फाइल है मैंने उन पे लगा दिया। कितने थे? 6 महीनों का रिकॉर्ड था, जैन से लेके आपके पास जून तक। अब मैं यहाँ पर आई हूँ, एक बटन दिया हुआ है लोड, लोड एंड लोड टू। ये कब हम यूज करेंगे? लोड उस वक्त यूज करेंगे जब हमें क्या करना है, फाइनल आउटपुट चाहिए। लोड टूल के अंदर हम जाते थे मल्टीपल ऑप्शन देगा। लोड टू पे मैंने इसको क्लिक करा। लोड टू पे मैंने जब क्लिक करा तो ये कहता है कि ओनली क्रिएट कनेक्शन। ये बहुत खूबसूरत ऑप्शन है। ओनली क्रिएट कनेक्शन का मतलब ये है कि ये 6 जो आपके पास वर्कशीट्स है, ये इनका आपस में कनेक्शन बना देगा और एज ए क्यूरी आपके पास जनरेट कर देगा। लेकिन उसकी आउटपुट आप यानी सॉरी उसकी जो फाइल है 6 की 6 फाइल आपको एक्सेल में सामने नजर नहीं आएंगी। क्या करेगा जब लोड टू करेंगे हम, तो वो सिर्फ ओनली क्रिएट कनेक्शन में कनेक्शन बना देगा और आपको इसको फाइल के तो इसका जो वेट है ना उसकी फाइल पर नहीं आएगा। समझिए इसका जो जितने भी वो वेट लेता है अपना, उसको फाइल का पार्ट नहीं बनाएगा। इसको मैंने जस्ट ओके करती हूँ। तो ओके करने के बाद ये देखिए मेरी तमाम फाइल्स जो है वो लोड होना शुरू हो गई। ये मेरी सारी ये कहलाती है क्यूरीज कहलाती है। पावर क्यूरी थोड़ा सा मुश्किल है, ये बहुत अहम चीज है। वो लोग स्पेशली जो लोग सेल्स को डील कर रहे हैं, फाइनेंस को डील कर रहे हैं, उनके लिए बेइंतहा जरूरी है। ठीक है, ये सारी आपकी जैन से लेके 6 महीने का रिकॉर्ड आपके सामने आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए एक्सेल के अंदर सामने आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। ये सारे क्या है? क्यूरीज एंड कनेक्शंस बन रहे हैं। अब मैं दोबारा डेटा में आई हूँ। अच्छा, मैं बार बार डेटा में क्यों आ रही हूँ? ये गेट एंड ट्रांसफॉर्म वाला हिस्सा नहीं आपका, ये पूरा पावर क्यूरी कहलाता है। यानी कि पावर क्यूरी इस पे बेस कर रहा होता है। और जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ फ्रॉम टेबल से यहाँ पर जाती हूँ तो इसको पावर क्यूरी एडिटर में ले जाता है। अब मैं आई हूँ दोबारा गेट डेटा में और गेट डेटा में आने के बाद कंबाइन क्यूरीज और अपेंड। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ तक जो है आप लोग अगर किसी को कोई इश्यू है तो बताएं। मैं इसको फिर फाइनली जो है अपेंड करने जा रही हूँ। फिर अगर आप ये कहेंगे ना मिस उसको दोबारा से बता दें, तो दोबारा से बताने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कोर्स आपका रह जाएगा और एक ही चीज बार बार करने से क्या होगा कि वो लोग जिनको आ गया होगा फर्स्ट स्टेप में समझ में, उनका टाइम खराब हो जाएगा। जी प्लीज, यहाँ तक सबको क्लियर है? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आपने जी पहले फाइल खोली थी, फिर अब आप गेट डेटा के साथ दोबारा फाइल खोल रही हैं। तो अब आप गेट डेटा के साथ फाइल किस पर्पस से खोल रही हैं? पहले जो फाइल खोली थी उसमें और अब इसमें क्या फर्क हुआ बात में? देखिए, मैंने स्टार्ट में हर जो मैं जो भी टूल बताऊंगी ना पढ़ाऊंगी जिसके बारे में मैं समझाऊंगी, उसका पर्पस मैं पहले बताती हूँ कि उसका पर्पस क्या है। अपेंड का मैंने पर्पस क्या बताया था? कोई बताएगा? अपेंड अपेंड क्यूरी हम कब करते हैं? अपेंड क्यूरी हम उस वक्त कर रहे हैं जब मैं चाह रही हूँ कि जैन, देखिए जैन की शीट थी ना, मैं चाह रही हूँ जनवरी के नीचे फरवरी का डेटा आ जाए, फरवरी के नीचे मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून आ जाए। मैंने आपको करके भी दिखाया था कि हम लोग इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये तो उस वक्त के डेटा छोटा है, लेकिन मेरा सिर्फ 11 रॉस का रिकॉर्ड है। अगर मेरा 11,000 रॉस का रिकॉर्ड हो तो मैनुअली करना बहुत मुश्किल काम है, एरर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपका डेटा जो है उसकी कनेक्टिविटी नहीं रहती है। यहाँ आपका डेटा की कनेक्टिविटी रहेगी। अभी आप मजे का मैं आपको गेम दिखाऊंगी। ये अभी जो है आपके पास डेटा लोड हो गया है, यहाँ पर कुछ नहीं आया। अब आपका सवाल ये कि आप गेट डेटा में क्यों गए? मैं कंबाइंड क्यों करने जा रही हूँ और अपेंड करने जा रही हूँ। अपेंड का मतलब ये है कि मेरा जैन के नीचे फैब, मार्च, अप्रैल, मई आ जाए। आपको डेटा फॉरकास्ट करना है। आपके पास मल्टीपल फाइल्स आई हुई है। अब उस मल्टीपल फाइल्स को आपने फॉरकास्ट कैसे करेंगे जब तक सारी फाइल्स एक जगह पर आएंगी नहीं? ऐसी सूरत में आपको लाजमी डेटा को पेंड करना है और हद से ज्यादा आपका पेंड डेटा यूज होगा। देखिएगा आप कहीं भी जाएंगे आप चाह रहे होंगे कि मल्टीपल फाइल मेरी एक जगह पर आ जाए, कंसोलिडेटेड फॉर्म में आ जाए। उसको कंसोलिडेट करने के लिए आप डेटा के अंदर कंसोलिडेशन का ऑप्शन होता है, ये यूज करें, या आप उसको मैनुअली 1 बाय 1 लेकर आए। वो बिल्कुल ही यानी ये एक अच्छा लेवल होता है, वो उस तरह से कर रहा होता है। कंसोलिडेटेड उससे थोड़ी इंप्रूव फॉर्म है। और पावर क्यूरी जो मैं आपको बता रही हूँ ये सबसे एडवांस फॉर्म है। ठीक है, अब देखिएगा कि मैंने कहा कि 3 और मोर टेबल्स, मेरे पास कितने टेबल है? 6 टेबल्स है ना। मैंने 1 बाय 1 करके क्लिक करा। अब यहाँ देखिएगा कि होता क्या है। मैंने सबको क्लिक करके इसमें ऐड करा दिया। ठीक है, सारे ऐड हो गए और मैं जिसको जैसे ही ओके करती हूँ तो ये इसको पावर क्यूरी एडिटर में ले जाता है। ठीक है, ये पावर क्यूरी एडिटर में आ गया और ये देखिए सारे एक साथ होकर आ गए।
कंबाइंड होकर आ गया ये आपके पास? कंबाइंड हो गया? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो लोग स्क्रीन देख रहे हैं मेरी, ये तो एक साथ आ गए सारे मंथ्स का रिकॉर्ड? अस्सलाम वालेकुम मिस, ये स्टेप रिपीट कीजिएगा प्लीज। अच्छा देखिए, मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। मुझे ये, मैं वहां पे मैं रुकी भी थी, मुझे ये कंफर्म करें कि यहाँ तक सब पहुंच गए। यस, यहाँ तक क्लियर है। ये नेक्स्ट एक जो आपने स्टेप लिया था ना उसको इन लोगों की क्यूरीज क्रिएट हो गई है ना, क्यूरीज यहाँ आ गई है बन के। क्या लिखा है ना, 6 क्यूरीज। ये जो 6 फाइल थी एक्सेल की, मैंने उठाकर अब यहाँ लेकर आ गई। ठीक है, इसने इसका कनेक्शन बना दिया उन फाइल से जाकर। मुझे यहाँ पर वो 6 फाइल कंबाइन होकर चाहिए। ये 6 फाइल जो यहाँ आ रही है, ये तो अलग अलग 6 है ना, मेरे जो 6 फाइल कंबाइंड फॉर्म में चाहिए, जिसकी बेसिस पे मुझे आगे फॉरकास्ट करना है कि फ्यूचर में क्या होगा। जैन से पैसा जनवरी से जून तक का रिकॉर्ड है, आगे जाकर नेक्स्ट ईयर में जनवरी से जून तक में क्या होगा, इसी डेटा को इसकी बेसिस पे फॉरकास्ट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे इसको अपेंड करना है। मैंने इनको क्यूरीज को जनरेट कर लिया, मैं डेटा में आई हूँ और ये डेटा पे क्लिक करा, और यहाँ एक ऑप्शन होता है कंबाइंड क्यूरीज। यहाँ अगर मैं इसको यूज करती हूँ अपेंड, अपेंड के अंदर अगर आप ओल्ड वर्जन में तो वो सिर्फ टेबल्स का ऑप्शन देता है, आपको एक एक करके अपेंड करना होगा। लेकिन अब न्यू वर्जन जो आ गया है पावर क्यूरी का, उसमें ये जितने भी टेबल्स हो, चाहे 20, 25, 30, 100, वो सबका रिकॉर्ड आ रहा होगा। ठीक है, आपने क्या करा, इसको 1 बाय 1 क्लिक करके इसमें ऐड कर लिया, ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद अब आप जैसे इसको ओके करेंगे तो इसको ये पावर क्यूरी एडिटर में ले जाए। जैसे ही पावर क्यूरी एडिटर में इसको लाता है तो कहता है कि अपेंड क्यूरी 1 के नाम से आपके पास ये तैयार हो गया है। और इसको मैंने जस्ट क्या करना है, अभी वहां पर जाना है क्लोज एंड लोड पे, और क्लोज एंड लोड। अब मुझे क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड 2 में क्या डिफरेंस है, लोड और लोड 2 का डिफरेंस रखिएगा। लोड मैं उस वक्त करूंगी जब मुझे फाइनल आउटपुट चाहिए। लोड 2 मैंने किस वक्त किया था, जब मुझे उनके सिर्फ कनेक्शंस बनाने थे, ये सिर्फ पिवट चाहिए होता है। देखिए, जब मैं लोड कर रही हूँ तो मैं जैसे इसको लोड करूंगी तो मुझे एक्सेल में इसकी फाइनल आउटपुट देगी। ठीक है, ये मेरी तमाम क्या हुई। अभी सर आपने पूछा था ना कि इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस यही है कि आपको क्या कर देगा, आपको सारी क्यूरीज कंबाइन करके दे देगा। ठीक है, जी यहाँ तक अगर क्लियर हो तो बताइएगा मुझे। आंसर नहीं मिल रहा जी। मर्ज क्यूरी किसी को क्लियर हुआ है? सॉरी, अपेंड क्यूरी। इस केस को हम एक दफा फिर देख लेते हैं, हल्का सा रिव्यू कर देती हूँ मैं। हमने किया क्या है, हमने किया ये है कि हमारे पास एक्सेल में एक डेटा मौजूद था, और पर्पस भी मैंने आपको इसका बताया था, इसका मकसद क्या करने। मैं जो भी काम करूंगी इससे पहले उसका मकसद बताऊंगी कि हम क्यों कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग की थी, हमने कहा था कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि डेटा मल्टीपल फाइल्स में मौजूद है, या मुख्तलिफ रीजन का डेटा आ रहा है। आप लोग फॉरकास्ट किस में, कोई साउथ में बैठा है, कोई ईस्ट में, कोई वेस्ट में, सबका डेटा आ रहा है। वो डेटा आपको कंबाइन करना है, एक साथ करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें डेटा को अपेंड करना होता है। डेटा को अपेंड करना है, ये मुख्तलिफ समझ लें, मंथ्स के बजाय मुख्तलिफ आपके रीजन्स का रिकॉर्ड है, मुख्तलिफ रीजन्स का रिकॉर्ड है। अब आप उसको क्या कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ईस्ट के नीचे साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, तमाम जो है वो रीजन एक साथ आपके पास वर्टिकल फॉर्म में एक्सपेंड हो जाए। तो मैंने क्या किया था, अपना इस फाइल को मैंने आपको दिखा रही हूँ। हमने इसके लिए क्या करता, सबसे पहले एक न्यू वर्कबुक ओपन की थी। ओपन करने के बाद हम कहा गए थे, जी कौन बताएगा, किसको याद है हम कहाँ गए थे? डेटा से लेंगे। डेटा, डेटा पे। डेटा, जी जी बिल्कुल, डेटा में गए थे। उसके बाद गेट डेटा। गेट डेटा, गुड। गेट डेटा के बाद फ्रॉम फाइल, यस। फिर फ्रॉम फाइल, फ्रॉम वर्कबुक। फ्रॉम ठीक है, वर्कबुक। फिर हमने अपना पाथ डिफाइन किया था, अपने पास पाथ लिया था हमने इसको, और इसको हमने अपेंड डेटा टेबल्स को हमने सिलेक्ट किया था। उसके बाद क्या किया था, इंपोर्ट पे क्लिक किया था।
क्लिक करने के बाद हमने क्या किया था कि हमारे पास जो हमें जिन साउथ वेस्ट नॉर्थ जो भी फाइल्स हैं, हमें यहाँ पे पहले इसको चेक लगाएंगे, जितने भी मंथ थे या जितने भी रीजन है उनको हमने जस्ट चेक लगाना है। ठीक है, चेक लगाने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ लोड लिखा हुआ है, लोड के बजाय मैं यहाँ कर दूंगी लोड टू। लोड टू मैंने क्यों किया था, क्योंकि मुझे सिर्फ कनेक्शंस बनाने हैं इनके दरमियान, मुझे ये फाइल यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कनेक्शन बनी हुई क्यूरीज चाहिए। यहाँ मैंने इसको क्रिएट करा, क्रिएट क्यूरीज, ओनली क्रिएट कनेक्शन। इस तरह आपके पास लोड होकर आ गई। ठीक है, ये जब लोड हो गई है, ये कितने महीने, 10 महीने 10th मंथ है। 10th मंथ में हर मंथ के अंदर पहली जो रो है उसके अंदर उसकी फील्ड के नाम है, बाकी 10 रोज के अंदर डेटा है। तो टोटल कितनी रोज हो गई आपके पास, 60 रोज हो गई। अब आप चाह रहे हैं 60 रोज कंबाइन होकर आ जाए, किस फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में। तो अपेंड क्यूरी किस लिए यूज होता है, जब आपको डेटा को वर्टिकली एक्सपैंड करना है, और मर्ज क्यूरी कब होता है, जब आपको डेटा को वर्टिकली एक्सपैंड करना है। दोनों को करने का मेथड तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन अपेंड क्यूरी जो कि सेल्स के लोग हैं, आपके फाइनेंस के लोग हैं, जो चाह रहे मुख्तलिफ रीजन्स का, मुख्तलिफ मंथ्स का, मुख्तलिफ क्वार्टर्स का डेटा जो है वो वर्टिकली कंबाइंड होकर आ जाए, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास क्यूरी जनरेट हो गई। अब मैं क्या करूंगी जी सर, अब मैं क्या करूंगी, डेटा पे जाएंगे, ठीक है, डेटा में गए, गुड। उसके बाद कंबाइन क्यूरीज, जी अपेंड, सॉरी मैंने मर्ज पे क्लिक कर दिया, अपेंड क्यूरी पे क्लिक करेंगे हम, अपेंड क्यूरी। ठीक है, फिर मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है किसी के पास ओल्ड वर्जन हो तो 2 टेबल आएगा, लेकिन न्यू वर्जन अब नॉर्मली सबके पास अवेलेबल होता है। लेकिन अगर कोई ज्यादा पुराना वर्जन यूज कर रहा है तो उसके पास 2 टेबल्स आता है, तो वो इसमें 1 बाय 1 करना पड़ता है। आपके पास ये 6 महीने आ गए, आपने जस्ट उसको ओके किया। जब आप इसको जस्ट ओके करते हैं तो ये आपको पैंट करके दे देता पावर क्यूरी। आपको जस्ट क्या क्लिक करना है, कुछ नहीं देखना है, आपने सिर्फ कॉर्नर पे जाना है, उसको क्लोज एंड लोड करना है। आपकी फाइनल आउटपुट आपको कंबाइंड होके तमाम डेटा आ जाए। फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि सेल्स का रिकॉर्ड 10-12 रोज में होता है, कम से कम भी जो मैंने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखा, मेरा खुद फार्मा का एक्सपीरियंस है, 5 साल मैंने फार्मास्यूटिकल में जॉब की, तो कम से कम भी जो आपका डेटा जा रहा होता है 500 5000 इस तरह से होता है। मिनिमम रिकॉर्ड 500 600 रोज का मैंने देखा है। मेरे पास एक लोकल फार्मा में थी, तो वहां पर कम से कम भी जो डेटा आ रहा होता था 5000 रोज का रिकॉर्ड, वहां पर मुख्तलिफ रीजन का जो 5000 का रिकॉर्ड आ रहा है उसको कंबाइन करना नॉट एन इजी टास्क। अच्छा, यहाँ तक कहानी खत्म नहीं हो गया कि यार ये तो मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें और भी टूल्स होते हैं, बहुत सारे केसेस हैं। इसमें आप किसी भी डेटा में आपने फॉर एग्जांपल, अब आप गए हैं, आपने इस अपेंड क्यूरी वाला, ये एक्चुअल डेटा है, ये पेरेंट डेटा है, ये आपकी जो नई फाइल बनकर आएगी, ये क्या है आपकी, ये 60 रोज आपका, ये क्या है आपका आउटपुट है, जो किस पे डिपेंड करती है, आपकी इस डेटा पे डिपेंड करती है। आपने यहाँ पर कितनी फाइल्स का कनेक्शन बनाया है, 6 फाइल्स का बनाया। मैं जैन में रह के एक और डेटा की एंट्री कर रही हूँ। ठीक है, मैंने जस्ट इसको कॉपी किया इस रो को, और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ मैं अपना नाम लिख देती हूँ सुमैर। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं अपनी आउटपुट पर आ रही हूँ, ये मेरी आउटपुट है। मैं यहाँ लाके देखिए राइट क्लिक करती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ तो यहाँ एक ऑप्शन आता है रिफ्रेश का, ऑप्शन आ रहा है रिफ्रेश का। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ 60 रोज से कितनी हो गई, 61 हो गई। ठीक है, 61 हो गई। अब मैं यहाँ पे इसको, ये आ गई सुमेरा हो रही। ठीक है, आपको वन टाइम आपकी मेहनत ही है, आपने डेटा को 10 दिन फॉरकास्ट करना है। आपको बीच में याद आया यार इसका तो मैंने रिकॉर्ड डालना भूल गया था जनवरी में या अप्रैल में डालना भूल गया था, तो आपको कभी ऐड करना है, तो क्या बार बार आप अपेंड करेंगे, नहीं, आपने वन टाइम अपेंड करना है। अपेंड कर दिया आपने, जो भी डेटा एंटर करना है करके जस्ट रिफ्रेश। आपने जो भी टूल अप्लाई करा, आपने अपर केस किया, लोअर केस किया, वट एवर द टूल इज, कि उसको कोई भी किसी तरह का भी टूल आप यूज कर रहे हैं, उसको जस्ट वन टाइम आपने करना है और जस्ट रिफ्रेश करना है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ी तेज हो जाती हूँ, उस वक्त तेज हो जाती हूँ जब मैं एक नॉर्मल बात कर रही होती है, जब मैं स्टेप्स बताती हूँ तो बहुत ही धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता हमें बताती हूँ। ठीक है, अब मेरे हिसाब से तो अब आ जाना चाहिए और आ गया होगा काफी लोगों को। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है आपका,
आप उसको मल्टीपल टाइम देखें, इंशाल्लाह ताला वाको होगा। जी अब बताएं, क्लियर है? आप में से एक साहब ने मुझे स्टेप्स में गाइड किया है कि क्या करना है। जी चैट बॉक्स पे डालें आप लोग प्लीज, अगर जिसको इश्यू है तो भी वो भी डालें, फिर उसको अलग से मैं बता दूंगी किसी को। अच्छा मेरे पास आपको बड़ा फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट मिलेगा, अगर खुदा ना खास्ता किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो किसी भी टाइम जो है आप लोग मुझसे जूम पे जो है उसको अलग से भी समझ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो है मैं 10-11 बजे के दौरान मेरी नॉर्मली क्लासेस चल रही होती है ऑनलाइन रात को, तो मैं उसमें आपको शेयर कर सकती हूँ या फिर आपको अलग से ही बता। मुझे चैट बॉक्स पर डालें कि कितने लोगों को क्लियर हो चुका है, वेट करिए मैं आप लोग का आंसर अपने अगले टूल की तरफ आऊँ। ठीक है, तो हमने ये पेन क्यूरी, आप लोग प्लीज मुझे चैट बॉक्स पर डालें, जब तक मैं इसको एकदम और एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम पेन क्यूरी क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा डेटा कंबाइंड होकर एक साथ आ जाए। माइक्रोसॉफ्ट वाले कहते हैं कि आप अच्छे डेटाबेस या अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, उस वक्त बन सकते हैं कि या अच्छा डेटाबेस आप उसी वक्त मैनेज करें जब अपने आप मल्टीपल टेबल जनरेट ना करें, बल्कि आप अपने मल्टीपल टेबल्स का डेटा एक ही टेबल पे लेकर आए। इसको हम कहते हैं डेटा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, कि हम डेटा को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। रिज्यूम कर रही हूँ 13 लोग हैं, 13 लोगों में से 2 का इरफान साहब और कासिम। ठीक है, डन, काशिफ जावेद। ठीक है, ओके, ये मैं इसको क्लोज कर रही हूँ फाइल को। ये था मेरा पेन क्यूरी, और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है कुछ फंक्शंस जो कि हम यूज करेंगे। और प्लीज मेरे साथ साथ शीट ओपन कीजिएगा। एक्सेल देखने से सिर्फ नहीं आता, आपको एक्सेल में आ जाएगा, कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप खुद परफॉर्म नहीं करेंगे आपको समझ में। ठीक है, अभी भी कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। हमारे फंक्शंस हैं जो कि हम हमने करने हैं। मर्ज को मैंने छोड़ दिया क्योंकि मर्ज इतना ज्यादा यूज नहीं होता जब आप फोरकास्टिंग की हम बात करते हैं। कुछ फंक्शन हम यूज करेंगे, याद रखिएगा इसमें 2 फंक्शंस बहुत ज्यादा यूज होते हैं जो फोरकास्टिंग के अपने फंक्शंस हैं। वो फोरकास्ट है और एक है फोरकास्ट ईएस्ट, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। इसके अलावा कुछ और फंक्शन है जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि यानी जो फोरकास्ट का फंक्शन है, फोरकास्ट, फोरकास्ट लीनियर, फोरकास्ट ईएसटी। ये तीनों फंक्शन जो है वो डिपेंड करते हैं स्लूप एंड इंटरसेप्ट के कॉन्सेप्ट पे। तो स्लोप और इंटरसेप्ट जो है थोड़ी सी दुकान है, स्लोप और इंटरसेप्ट को हम पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, इन दोनों फंक्शंस को कि क्या होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं। क्या हम किस पे हैं? मॉड्यूल नंबर 2 पे। हमने 0 कंप्लीट किया, हमने 1 कंप्लीट किया है, अब हम मॉड्यूल नंबर एक्चुअली 3 है लेकिन इसका 2 है। मॉड्यूल नंबर 2 फंक्शन नंबर 1 है आपका स्लोप एंड इंटरसेप्ट। स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, किसी को पता है? आम सी जुबान में बता देते आप क्या समझते हैं स्लोप, स्लोप क्या होता है? जी प्लीज हमें नाम लेके पूछ लो। जी इरफान साहब बता रहे हैं आप? डेटा के एक पॉइंट से शायद दूसरे पॉइंट पे जो इंक्रीज होता है वो स्लोप होता है। जी बिल्कुल। और कोई बताएगा? आसिफ साहब बताएंगे? हाँ काशिफ बता रहे हैं आप? काशिफ साहब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये है कि स्लोप, अगर किसी एक सिंगल डाटा को हम लेके जा रहे हैं तो वो स्लोप में होगा, अगर हम मल्टीपल डाटा को कंपेयर कर रहे हैं तो वो इंटरसेप्ट होगा। अच्छा, स्लोप की जो वैल्यू है आपकी वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है या सिर्फ पॉजिटिव ही रहती है? स्लोप की जो है वो मेरा ख्याल है कि नेगेटिव साइड पे होगी, क्योंकि ड्रॉप स्लोप से तो ये ध्यान में आता है कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी या ड्रॉप डाउन होगी। जी जी बिल्कुल। इसका कितना तिरछापन है आपके ग्राफ में, जो लाइन से जा रही है वो कितनी जो है उसमें झुकाव आ रहा है कि राइट साइड पे आ रहा है कि लेफ्ट साइड पे आ रहा है? तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में वैल्यूज चलती है। और इंटरसेप्ट क्या होता है?
फारूक कुरैशी साहब बताएंगे इंटरसेप्ट क्या समझते हैं? इंटरसेप्ट होता है ना, क्या क्या नाम नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहे हैं, मैं ग्राफिकल लैंग्वेज में नहीं पूछती। इंटरसेप्ट तो ये अगर इसको एज ए मीनिंग सिर्फ लिया जाए तो दो डेटाज आपस में जहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। जी इंटरसेक्ट करें, ठीक है। यस। आपका जो लाइन है वो कहाँ जाके वाई को कट करेगी, ठीक है, वाई एक्सिस को कहाँ जाके कट करेगी, वो आपका इंटरसेप्ट है। अब एक इक्वेशन होती है जो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहलाती है। वो इक्वेशन क्या करती है, ठीक है, वो इक्वेशन हम देख रहे हैं कि वाई एक्चुअली ये बेस है, किसकी बेस है, आपके एक टूल हम यूज करेंगे, फास्ट मेथड टूल है फोरकास्टिंग का, जो किस टैब में मौजूद है, डेटा में। बहुत खूबसूरत टूल है, बहुत ज्यादा तेजी से यूज होने वाला, यानी फोरकास्ट करने वाला टूल है ये है आपके पास डेटा टैब में फोरकास्ट शीट, ठीक है। ये टूल बेस करता है, मैं आपको रिवर्स में लेके जा रही हूँ, कौन सा टूल है, डेटा में आती है फोरकास्ट शीट का। ये फोरकास्ट शीट का टूल बेस करता है 3 फंक्शंस के ऊपर, फोरकास्ट और फोरकास्ट एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का, इन दो में बेस करता है ये टूल। अब इसके अंदर जो 2 फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, फोरकास्ट लीनियर, फोरकास्ट एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, वो 2 फंक्शंस बेस करते हैं इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के ऊपर। तो यानी ये आपकी फंडामेंटल चीज है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें, y है, m, x और c, ठीक है। ये 3 जो चीजें आपके पास 3 वेरिएबल, ये क्या क्या इसको डिफाइन करते हैं, y तो y एक्सिस को और x एक्सिस को, x एक्सिस की वैल्यू को, तो y जो है y एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस की वैल्यू को। तो m और c क्या है, m रिप्रेजेंट करता है आपका स्लोप को और c जो है रिप्रेजेंट करता है आपका इंटरसेप्ट, ठीक है। अब जब आपका m को जो है आप k बोल दें, कोई भी बोल दें यहाँ है, लेकिन जो है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो एक्चुअली आपका स्लोप है और c जो है आपका इंटरसेप्ट है। अब एक्सेल के अंदर 2 फॉर्मूले मौजूद है, एक स्लोप का फॉर्मूला और एक इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। एक्सेल में मैं आपको बता रही हूँ कि लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए 2 फॉर्मूले बनाए गए हैं। एक कौन सा फॉर्मूला है, स्लोप का, जब आप लिखते हैं स्लोप तो यहाँ आता है स्लोप। अब यहाँ लिख रहा है नॉन वाइस और नॉन एक्स, चाहे आप स्लोप यूज करें चाहे आप इंटरसेप्ट यूज करें, दोनों के अंदर आर्गुमेंट सेम ही है, ठीक है। अब वो एक्सेल का काम है कि वो इंटरसेप्ट और उसको निकालना, ठीक है। तो नॉन वाइस कौन कौन से हैं मेरे, मैं पहले वो सिलेक्ट कर रही हूँ, ये मेरे वाई है, ये मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ तक मेरा नॉन, ये मैंने सिलेक्ट किया, जो येलो हाइलाइटेड है वो मेरा फोरकास्ट हुआ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और कॉमा लगा रही हूँ यहाँ पे मैं, ये मेरे पास y अंडरस्कोर सेल्स क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? मैंने तो रेंज सिलेक्ट की थी, मैं तो रेंज सिलेक्ट की है अपनी, कहां से कहां तक, ये मेरा सेल है, सेल का नाम यह है D4, D4 से लेके मैं कहां तक गई हूँ, D16 तक, सॉरी 15 तक, D4 से D16 तक मैंने सिलेक्ट किया है। ये मेरा क्या है, नॉन वाई है, जो कि मेरे पास, जो मुझे पता है, यानी मेरा हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ आ रहा है y अंडरस्कोर सेल्स, कोई बताएगा क्यों आ रहा है? कॉलम का टाइटल सेल्स। टाइटल सेम है, और कोई बताएगा? चले मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा होल्ड कर रही हूँ, चले मैं इसको कंप्लीट कर दूं फिर मैं आपको बताऊं। ये मैंने नेम क्रिएट किया है। अच्छा सज्जाद साहब, फारूक कुरैशी साहब जो है ना वो वेटिंग पर है, उनको एडमिट कर ले। अच्छा y अंडरस्कोर सेल्स, ये मैंने नेम क्रिएट किया है, ये नेम आप मैंने अच्छे यूजर्स को भी देखा है कि वो नेम क्रिएट करना नहीं जानते, अगर जो जानता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानता तो इंशाल्लाह मैं आपको सिखा दूंगी भी। तो हमने क्या करा, इक्वल साइन स्लो y अंडरस्कोर सेल्स का मतलब है D4 से लेकर D15 तक का रेंज। अब मुझे नॉन एक्स मालूम कर सिलेक्ट करने, नॉन एक्स मेरे पास ये नंबर ऑफ मंथ्स है, ये मैंने सिलेक्ट किया मैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। और जस्ट मैंने क्या करना है, उसको एंटर प्रेस करना है, ठीक है, तो मेरी वैल्यू आ गई। आसान काम है। सेम मैंने यही किया है कि यहाँ पर मैं अब इसको मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर कर इसको मैं कर देती हूँ इंटरसेप्ट, ठीक है, मैं इंटरसेप्ट कर देती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू निकल आई,
तो आर्गुमेंट सेम रहेंगे आपके, सिर्फ उसका काम है एक्सेल का कि वो स्लोप निकाल के देगा, इंटरसेप्ट निकाल के देगा। तो देखिए यहाँ पर आपको y पता है, m x पता है, आपने m और c निकाल लिया, ठीक है। तो अब आप फ्यूचर की वैल्यू को फोरकास्ट कर सकते हैं। आपने कैसे करना है तो मैं डिलीट करके दोबारा बताती हूँ कि कैसे करना है। ये तो हमारे पास जो ऊपर का जो मैंने येलो सिलेक्शन दी हुई है, ये मेरी फोरकास्ट वैल्यूज। ये जो मैंने ऊपर जो बनाया हुआ है ये मेरे पास नॉन है, यानी मेरा ये हिस्टोरिकल डेटा मौजूद है 2017 से लेके जनवरी 2017 से लेकर दिसंबर 2017 तक का जो डेटा मेरे पास है सेल्स का, वो मेरे पास मुझे पता है, यानी हिस्टोरिकल डेटा है। अब मुझे 2018 से लेके आगे तक का डेटा जो है वो फोरकास्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी। दिसंबर तक का आ गया, अब मंथ कौन सा होगा वो मंथ मैं रख रही हूँ। आप चाहे इसको 1 2 करें या इसको 13 14 लेके चले, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे लगाना है, ये तो मेरे नॉर्म है। फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे पास इक्वेशन क्या है, इक्वल्स टू, अब मुझे y नहीं पता, यानी मेरी सेल्स क्या होगी मुझे मिलियंस में निकालना है, ठीक है, मुझे y निकालना है। तो मेरे पास क्या है, y इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय x। m क्या है मेरा, इसकी वैल्यू है स्लोप की, ये मैंने स्लोप की वैल्यू सेलेक्ट की, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है कि इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं x से, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, x से किया, और प्लस क्या करना है मुझे, प्लस क्या करना है, इंटरसेप्ट, एंटर प्रेस किया। तो मेरी एक्सपेक्टेड जो सेल्स होगी वो जनवरी 2018 में वो मेरी इतनी हो सकती है, ठीक है, 2.86। अब इसी फॉर्मूले को मैं ड्रैग कर लूंगी, लेकिन ड्रैग करने से पहले मुझे क्या करना होगा ये बताएगा। इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग कर सकती हूँ, देखिए छोटी छोटी सी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जी सेल को आपको फिक्स करना होगा वरना कॉपी गलत हो जाएगी। बिल्कुल, हमें सेल्स को फिक्स करना है, कौन कौन से सेल्स को फिक्स करना होगा, अब ये भी मैटर करता है। इंटरसेप्ट और स्लोप वाले सेल। जी सर, इंटरसेप्ट और स्लोप को फिक्स करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, डॉलर साइन। डॉलर साइन यूज करते हैं। डॉलर साइन यूज करने के लिए हम जो F4 है वो प्रेस कर सकते हैं। ये किसी के पास शिफ्ट से चलेगा, किसी के पास FN की से चलेगा, डिपेंड करेगा, वो डिफर करता है आपके कीबोर्ड के ऊपर, डिफर हो जाता है, नहीं डिफरेंट होता है हर कीबोर्ड के ऊपर। मैं इसको एंटर प्रेस कर दिया, अब मैं इसको ड्रैग कर सकती हूँ। अब मैंने किसको फिक्स नहीं किया, सिर्फ G11 को, C16 फिक्स नहीं होगा, ये फिक्स होगा G11। ये मेरे 16 जो है मेरा ये वैरी करेगा। अब मैं इसको फॉर्मूले को ड्रैग कर सकती हूँ। तो हर एक के पीछे मैं आपको उसकी थीम समझाऊंगी कि क्या हो रही है और हमने इसको कैसे अप्लाई करना है। ये हमने अप्लाई किया है इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को यूज करते हुए। ये स्टैट्स में जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा है, स्टैट्स पढ़ी है, उन्होंने बहुत यूज की होगी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये क्लास 9 मैट्रिक्स से स्टार्ट होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तक, ये मास्टर लेवल तक जाती है। ये इसकी डिफरेंट जो सिनेरियोस हाँ जो है वो केसेस हैं कि किस बेसिस पे हम क्या कब अप्लाई करते हैं, कैसे होती है, ठीक है। तो ये हमने यूज किया। अब अगर आप इसको, आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको मंथ जो है वो 13 14 करने जा रहे हैं, तो वहां जो इसकी वैल्यू ऑफकोर्स चेंज हो जाएगी, ठीक है। शायद मुझसे कुछ गलती हुई है, फिक्स कर मैंने फिक्स सही किया है, G8 और G11 सही, G11 सही, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रही हूँ। अब ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा,
ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ, इसमें ग्राफ में मुख्तलिफ आपको लाइंस नजर आ रही है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? अच्छा, कोई मुझे बताएगा इसको मुझे 1 2 करना चाहिए कि 13 14 करना चाहिए? जी जरा फॉर्मूले डी के अंदर फॉर्मूले में देखिएगा G8 है, उसके साथ डॉलर साइन क्यों नहीं लगा हुआ? कुछ मुझे लग रहा है कुछ मिस हुआ है। डॉलर साइन नहीं लगा हुआ इसमें, ये देखें ना, इज इक्वल टू नहीं, मेरे को G8। ये कुछ गलत दे रहा है मुझे। ठीक है, थैंक यू सर। तो वैल्यू बार बार एक ही रिपीट कर रहा था तो मुझे लग रहा था कुछ गलत हो गया। थैंक यू सर। अच्छा, ये हो गया आपके पास? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर अब इसको 13 14 मंथ्स होना चाहिए या जो है 1 2 होना चाहिए? जी, कौन जवाब देगा मुझे? मिस ईयर तो कंप्लीट हो गया ना हमारा पिछला 17, अब 18 अब जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो आई गेस 1 से ही स्टार्ट होना 1 2 चाहिए। होना चाहिए। इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक फॉर्मूला एक्सेल का है हमारे पास, ये मंथ मैंने सिलेक्ट किया, इस डेट को सिलेक्ट किया और एंटर पेस्ट किया, क्या आ गया 1। ठीक है, मैंने जो चीजें मैंने देखी है, जो ड्रॉबैक्स जो देखे हैं लोगों के डेटा की हैंडलिंग में, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए प्रूव होता है कि हमें इसको दोबारा 1 से शुरू करना है, 13 14 नहीं करना है। ठीक है, बाद लोगों का कंसेप्ट होता है तो वहां भी आपकी जो फोरकास्टिंग होगी वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सबको क्लियर हो गई कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हम अपने फ्यूचर डेटा को कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं। ये आपकी बेस है आपके फॉर्मूलाज की, आगे जो हम फॉर्मूले करने जा रहे हैं। ठीक है, आप चाहे डायरेक्टली स्लोप निकालें, स्लोप आपको बताएगा कि आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, में कितना डाउनवर्ड आएगी या अपवर्ड आएगी, वो सारी आपको बताएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड बताएगा कि वाई को किस पॉइंट पर आके कट कर रहा है, यानी ये 2.4 पे कट कर रहा है। ये जो वैल्यू आ रही है ना वो 2.4 अप्रॉक्स 2.4 यहाँ पर आगे कट कर रहा है। ग्राफ बनाया हमने इसका? अच्छा, मैं एक और चीज आपको बता दूं, देखिए जो भी चीज एक्सेल में इंसर्ट की जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपने आपको 3 और 4 भी रैंक किया है, तो मैं जानना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए मैं चार्ट पे क्लिक किया है, यहाँ क्या है चार्ट डिजाइन, चार्ट के चार्ट की फॉर्मेटिंग टूल्स आ रहे हैं। जब मैं इसके बाहर यहाँ क्लिक करती हूँ तो ये गायब हो जाता है। एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, जो भी चीज आप इंसर्ट करेंगे उसका एक कॉन्टेक्सचुअल टैब ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसका मकसद ये है कि आपने इसमें रहते हुए सारी फॉर्मेटिंग करनी है, जो भी काम आप खेलना है, जो भी ज्ञान करनी है वो आप इसमें रहते हुए करनी है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको बनाने जा रही हूँ। मैं पहले इसके डेटा को देख रही हूँ कि हमने इसमें डेटा कौन कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, मंथ का और सेल्स का। ठीक है, हमने ये 2 डेटा सुने, मैंने जस्ट इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पे आने के बाद नॉर्मली लोग जो यूज करते हैं ना वो लाइन चार्ट यूज करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप स्कैटर चार्ट यूज करें। ठीक है, स्कैटर चार्ट यूज किया करें, तो स्कैटर चार्ट के अंदर आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। बहुत ज्यादा लोग जो यूज करते हैं, देखिए चार्ट की टाइप्स में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि शॉर्ट कोर्स है, हम इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते ना। तो इसमें हम जो यूज करेंगे बस ये अपने दिमाग में बिठाने की स्कैटर में, बल्कि आपको जो है ब्रेक इवन एनालिसिस पर आऊंगी तो आपको बताऊंगी कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपके साथ अगर आप लाइन चार्ट यूज करेंगे। आप स्कैटर चार्ट यूज कर लें, स्कैटर चार्ट आपने यूज किया, आपने बना लिया। ठीक है, अपना ग्राफ ये जो आपने चार्ट एक बना दिया वो आपको सेल्स दिखा रहा है इन मिलियंस। ठीक है, अब चार्ट के अंदर बहुत ज्यादा एडिटिंग हो सकती है। चार्ट के अंदर सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि चार्ट में आप अपने जिस डेटा पे जाके क्लिक करते हैं, सॉरी जिस पॉइंट में जाके क्लिक करते हैं वो उससे रिलेटेड ही चार्ट वो जो है आपके पास पैनल ओपन कर देता है। ये मेरा चार्ट टाइटल है, इस पे मैंने राइट क्लिक करा तो क्या कह रहा है फॉर्मेट चार्ट टाइटल। मैंने इस पे क्लिक करा तो देखिए मेरे पास क्या हो गया, या इस चार्ट टाइटल से रिलेटेड ऑप्शन ओपन हो गए। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग चीजें आप इसको देखते रहिएगा। बाद में मैंने इसका जस्ट जो है वो डिजाइनिंग पे जाकर इसका थीम चेंज करके ब्लैक कर दिया। अब यहाँ पर जब आप एक प्लस साइन आता है, मेरे पास 2021 वर्जन चल रहा है, आप जो है कोई भी वर्जन में अगर 16 या 16 से अबव है तो प्लस का एक साइन आ रहा होगा।
इस साइड पर आप जाते हैं तो जाने के बाद यहाँ पर आता है ट्रेंड्स। ठीक है, ट्रेंड्स पर आपने क्लिक करा। ट्रेंड्स पे जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपके पास आता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल इट्स बुलिंग ही है लीनियर फॉरकास्ट। ये लीनियर फॉरकास्ट आपको बता रहा है। देखिए इस लाइन को मैंने हटा दिया, अब दोबारा भी इस पे यहाँ पर देखिएगा, ये आपको लीनियर फॉरकास्टिंग की लाइन दिखाएगा। ठीक है, ये फॉरकास्टिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं, लीनियर, एक्सपोनेंशियल, लीनियर फॉरकास्ट है, 2 पीरियड जो है मूविंग एवरेजेस मेथड होता है। और ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको और भी तरीके नजर आ जाएंगे। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल लीनियर वाला ले लिया या एक्सपोनेंशियल वाला ले लिया, तो देखें एक्सपोनेंशियल का अलग से आ गया। तो ये आप कोई भी जो है मूविंग एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं, मैंने अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया था ना कि मूविंग एवरेज मेथड भी आपका एक तरीका कार होता है। 2 पीरियड्स का लेना है, 3 पीरियड्स का लेना है, इसकी असल में पीछे थ्योरी काफी ज्यादा है, तो उसको हमने और डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। सिंपली हम लीनियर यूज कर रहे होते हैं या एक्सपोनेंशियल यूज कर रहे होते हैं। हमने लीनियर यूज किया है यहाँ पे। तो इस तरह से जो हम यहाँ पर ट्रेंड्स भी दिखा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको ग्राफ के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने लीनियर मेथड सीखा है, हमने लीनियर स्लोप और इंटरसेप्ट के मेथड से हमने डेटा को अपने फॉरकास्ट करना सीखा है। इस फंक्शन में अगर किसी को 2 फंक्शन हमने किए, स्लोप और इंटरसेप्ट, तो इसकी हेल्प से हमने क्या करा, लीनियर लाइन की इक्वेशन को यूज करते हुए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को यूज करते हुए हमने अपने डेटा को फॉरकास्ट करना सीखा है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं, और हमने इसके साथ एक ग्राफ भी बनाया है। स्लोप या इंटरसेप्ट को जरा दोबारा उस सेल में बता दें, कैसे सेल में एंटर किया जाता है। अच्छा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये आपके जो आगे जो फंक्शन है ना, ये उसकी बेस है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो आगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इक्वल साइन और स्लोप। ठीक है, स्लोप का अगर हमने फंक्शन अप्लाई किया है तो इसमें ये 2 आर्गुमेंट्स मांगता है कि नॉन बायस और नॉन एक्सिस। इसमें हमारे पास नॉन वाई और नॉन एक्सिस की वैल्यूज, मैंने क्या लिखा हुआ है, नॉन वाइस ना, ये मेरे पास आ रहा है वाई पे सेल्स है, मैंने वो सेलेक्ट किए, कॉमा और एक्स मैंने सेलेक्ट किया तो ये आ गया। ठीक है, दोनों की मैंने रेंजेस सेलेक्ट कर ली है, ये मेरी रेंजेस आ रही है, मेरी सिलेक्टेड आ गई आपको नजर। मैंने जस्ट एंटर किया, ये अप्लाई हो गया। यहाँ मैंने बनाया मैं नेम। सर क्लियर हो गया आपको? जी बिल्कुल क्लियर हो गया। इसको तो अच्छा, ये स्लोप नेम जनरेट, थैंक यू सर। अच्छा, मैं इसको ना नेम को आपको जनरेट करना बता देती हूँ। मैंने y_sales और x_sales कैसे लिखा। देखिए एक्सेल में एक बहुत अहम चीज होती है, छोटा सा बॉक्स है, कोई बताएगा इसका क्या मकसद होता है, क्यों है ये? काम में माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी डब्बा बना दिया। इसका नाम क्या है, पहले नाम देख लें। इसका नाम क्या है, इस पे कर्सर लेके गए तो क्या लिखा हुआ है, मुझे जवाब देते जाए, बोलते जाए। सेल एड्रेस है ये। सेल एड्रेस बता रहा है ये, उसका पर्पस क्या है, बस सेल एड्रेस बताए क्या है, तो हमें भी पता है इसका नाम D7 है, इसका नाम E8 है, क्या जरूरत है वहां दिखाने की। इसको अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे तो वो शायद इसके इसके सब्जेक्ट ही या टाइटल भी दिखा देगा, या हमें जनरेट करने होंगे यहाँ पे। हम क्या करते हैं, इसका प्राइमरी पर्पस जो देखें वो होता है अपनी नेम के, अपनी रेंजेस के नेम क्लियर करना। रेंज क्या होती है, रेंज क्या है, मेरे नॉन वाइस, नॉन वाई क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे, ठीक है। यहाँ मैंने इसका नेम बना दिया y_sales का। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका नेम जनरेट करना है, किसका, एयर्स का। मैंने यहाँ क्लिक करा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। मैंने इसका नाम रख दिया यहाँ पे ये डेट्स लिख के जस्ट मैंने क्या करना है, एंटर प्रेस करना। तो मैं यहाँ पर कहीं पे भी हूँ, मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट किया, ये मेरे डेट्स आ गए, डेट्स का सिलेक्ट हो गया। मैं दोबारा से क्या कर रही हूँ, इसको ये जो मैंने जितने नेम्स बनाए हैं, इन नेम्स को मुझे देखना है, तो मैं कहाँ जाऊंगी, फॉर्मूलाज में। ये जो रेंजेस के नेम बनाए जाते हैं उसका पर्पस क्या होता है कि हम वो फॉर्मूला में यूज करते हैं, तभी ये फॉर्मूला टैब में आपको डिफाइन नेम्स के नाम से पूरा ग्रुप मौजूद है। ठीक है, ये पूरा ग्रुप मौजूद है, जो भी नेम मैंने बनाए यूज इन फॉर्मूला में जाऊंगी, या ड्रॉप पे गई तो देखिए सब नेम आ रहे हैं। ठीक है, ये में नेम आपको एडिट करने, डिलीट करने, जो भी कुछ करना है आप इनको आप एडिट डिलीट कर सकते हैं। मैंने इनको सिलेक्ट किया और सबको डिलीट कर ओके कर दिया, उसको कर दिया क्लोज। अब देखिए होता क्या है, जहां मैंने इनको यूज करा हुआ है, यहाँ नेम लेकर वहां पे भी अभी यूज करा है, वो सारे क्या होगा, डिलीट हो गए। वो आपको नेम एरर दिखा रहे कि इसको नेम नहीं मिले थे। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको जनरेट कर रही हूँ।
देखिए या मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको जो मेरे नॉन वाइज थे इनको मैंने कर दिया नाम दे दिया कि y_, क्या था, सेल्स, सेल्स एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, x_, months. अब इसकी खूबसूरती क्या है कि मैंने यहाँ पर सिलेक्शन देने के बजाय मैं क्या करूंगी, इक्वल साइन स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, नॉन वाइज का नाम रखा था मैंने y_, सेल्स। देखिए जब मैं ये y लिख रही हूँ तो यहाँ नेम इसका लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर तीन चीजें आती हैं, एक तो फंक्शन, दूसरा जो रेंजेस के नेम मैंने जनरेट किए वो आते हैं, और अगर मैंने कोई टेबल, एक्सेल टेबल पे जिन लोगों ने काम किया वो जानते होंगे कि अपने टेबल का पूरा हम नेम रख सकते हैं, तो यह वहां पर इस तरह से आएगा, उसके ऊपर टी लिखा होता है, तो मतलब होता है कि आपने अपने पूरे टेबल का एक नाम दिया हुआ है। तो यहाँ मैंने एक रेंज का नाम दिया, इस तरह पूरे टेबल का भी एक नाम जनरेट हो सकता है। जब मैं पिवट टेबल पर आऊंगी तो मैं आपको टेबल, एक्सेल टेबल कराकर फिर पिवट की तरफ, ठीक है। तो मैंने इसको जस्ट सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, और एक्स में मेरा मंथ था, मैंने इसको सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो मेरा स्लोप निकल गया। इंटरसेप्ट निकालने जाना है, मैंने इक्वल साइन लगाया, इंटरसेप्ट लगाया, ठीक है, इंटरसेप्ट सेट किया। सेम वही है कि y नॉन सेल्स पे हमारे y जो पे सेल्स है और x पे हमारे पास मंथ्स है, मैंने इनको सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। ये था हमारा स्लोप और इंटरसेप्ट। प्लीज यहाँ तक अगर तक अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी बता दें, हम आगे फंक्शन की तरफ। मेरा बेटा उसकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं, 8 साल का है, तो उसको मैं अंग्रेजी की मैं कहती हूँ कि भाई ये सुन लो, तुम कहते मम्मा इंग्लिश तो इतनी अच्छी आती नहीं है, समझ में नहीं आता, अंग्रेजों की इतनी फास्ट इंग्लिश होती है। मैं कहती हूँ उनका सुनने से ज्यादा देखो कि वो क्या रहा है। देखिए एक्सेल में ना मैं बैठ के बहुत सी चीजें देख रही होती हूँ, तो वो वॉइस बिल्कुल बंद की हुई होती है, मैंने उसकी देखती हूँ कहाँ का क्लिक कर रहे हैं। आप देखिए मैं कहाँ का क्लिक कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा सुनने नहीं, ऑफकोर्स सुने, अगर थोड़ी सी मेरी स्पीड कहीं तेज हो जाती है या स्लो हो जाती है तो मेरे आप कर्सर को देखिए मैं लेकर कहाँ जा रही हूँ, क्या टाइप कर रही हूँ। मेरे हिसाब से इस एक्शन के अंदर, मैं एक बात फिर कह रही हूँ, मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि आपने सुनने पे अकॉर्डिंग करना है, या मैं तेज ही बोलती हूँ, जहां आप स्लो होना है मैं स्लो हो रही हूँ, जहां मैं स्टेप्स बता रही हूँ मैं स्लो हो रही हूँ। तो जरा थोड़ी बातें इधर की एग्जांपल्स की है वो मैं थोड़ा फास्ट हो जाती हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा है ना। तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि सबको कोई चीज क्लियर होगी होगी कि आप ये देखिए कि मैं कहाँ क्लिक कर रही हूँ, कौन से टैब पे जा रही हूँ, कौन से टूल उठाया, कौन से फंक्शन को उठाया, क्या डेटा के आर्गुमेंट्स दिए मैंने, ये चीज बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रही हूँ सबको क्लियर हो गया होगा, नहीं आगे चले, आप लोग की जो यस है ना Yes, वो yes. यस, आगे यस बढ़े। मैम। ओके नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हमारे जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है बहुत ज्यादा, फोरकास्टिंग फंक्शन। देखिए फोरकास्टिंग दो तरह के फंक्शन बहुत नॉर्मली यूज होते हैं, लीनियर है और एक एक्सप्लेनेशन स्मूथिंग। लीनियर का यूज करना है, एक्सप्लेनेशन स्मूथिंग का यूज करना है, लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पर रहती है, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने। देखिए लीनियर जब तक फाइल ओपन हो रही है, लीनियर फोरकास्टिंग हम उस वक्त यूज करेंगे जब आपका डेटा जो है ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो। फॉर एग्जाम्पल एयर 1 के अंदर 5 मिलियन की सेल हुई, 2 में जो है वो 10 की हुई, 3 में 15 की हुई, यानी इंक्रीज हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि इंक्रीज से डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो वहां पे आप लीनियर फोरकास्टिंग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लीनियर फोरकास्टिंग आप कहाँ यूज करेंगे, जहां पर आपको ग्रेजुअली डेटा इंक्रीज होता हो। मैंने एक मकान 2011 में परचेज किया था, 11-12 में परचेज किया था, तकरीबन 22 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन देखी तो वहां पे अप्रोक्स 2024 में हम खड़े हुए, अप्रोक्स यही तकरीबन उसका रेट आगे पीछे से ऊपर ही आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इससे कम नहीं है। तो अप्रोक्स लीनियर फोरकास्टिंग, क्योंकि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को तो धचका अभी लगा है, मेरे इमरान खान साहब के जाने के बाद अभी धचका लगा है जो भी हालात जो बने, वरना रियल एस्टेट प्रॉपर्टी टोटली अपवर्ड हो रही थी, क्योंकि मैं डील कर रही हूँ काफी चीजें रियल एस्टेट की देखती रहती हूँ मैं, तो उसमें ग्रेजुअली ऊपर की तरफ से आ रही थी, और करीबन उसमें लीनियर फोरकास्ट का जब मैंने फंक्शन अप्लाई करती हूँ वहाँ पे रियल एस्टेट के डेटा को फिर मैं फोरकास्ट करती हूँ, तो मैं देखती हूँ ग्रेजुअली कर्व उनका ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर फोरकास्टिंग हम लीनियर यूज करते हैं। अगर आप सीजनल डेटा पे काम कर रहे हैं, अगर आप जो है देखिए सीजनल फैक्टरीज लगी होती है ना, जैसे फैक्ट्री के तहत भी सीजनल फैक्टरीज जो लगती है वहाँ पे अप एंड डाउन चल रहा होता है, हमने देखा था कि सीजनल टाइम सीरीज के अंदर
तो वहां पे उस सूरत के अंदर या पॉपुलेशन क्या आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो जरूरी है कि पॉपुलेशन ग्रेजुअली इंक्रीज हो। एक झटका कोरोना का लगा था तो डिक्रीज हो गई पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन किसी अर्थक्वेक आ गया, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, उसमें बहुत ज्यादा हो गए, कोई जंग हो गई, जैसे गजा में जंग हुई, बहुत बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए, तो ऐसी सूरत में पॉपुलेशन आपकी डिक्रीज भी हो सकती है। तो जब भी आप पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आप हमेशा कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? EST वाला, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फॉरकास्ट, किसकी बेसिस पे? एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की बेसिस, ठीक है। और लीनियर तब यूज करेंगे कि आपका 100% डेटा जो है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा। फॉरकास्ट तो आपको जब फंक्शन अप्लाई करेंगे तो लीनियर पे भी कर देगा। आप पे डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा है और आपका कॉन्सेप्ट क्या बना हुआ है। अगर आपका ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और आपको दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लीनियर कहाँ यूज करना है, EST वाला या कहाँ यूज करना है, अगर आपका डेटा ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो आप लीनियर यूज करेंगे। अगर आपका डेटा आगे पीछे हो रहा है, कुछ अरसे में बीच में डिक्रीज हो गया है, तो आप क्या यूज करेंगे? फॉरकास्ट EST करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप जब भी सेल्स का डेटा यूज कर रहे हैं या देखिए वर्कफोर्स प्लानिंग करने जा रहे हैं, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप EST ही यूज करें, ठीक है। ये आप कह रही हैं कि Sales आप follow- कह रही हैं जब डेटा मुसलसल इंक्रीज करता है तो हमने लीनियर करना है। इंक्रीज का मतलब है अगर मुसलसल डिक्रीज कर रहा हो तब भी तो लीनियर ही करेंगे ना। जी जी, Either तभी हम increase- जी बिल्कुल वो तो हर बड़े बधाई वाला हाल होगा। वो बुरी बुरी बात है, बात आपकी सही है, पॉइंट इनका सर का बहुत अच्छा है कि अगर डेटा डिक्रीज की तरफ जा रहा है तब भी आप लीनियर यूज करें। लीनियर का मतलब है क्लाइंट की फॉर्म में, चाहे वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। सर ने बहुत अच्छी बात बताई है। अब ये है कि हम एग्जाम्पल नंबर 1 करने जा रहे हैं, फॉरकास्ट लीनियर की हेल्प मदद से। और फॉरकास्ट लीनियर में एक और फंक्शन इसके पैरेलल यूज होता है, फॉरकास्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दो आपको शीट शेयर की हुई है, फॉरकास्ट लीनियर है, फॉरकास्ट है, और यहाँ एक ट्रेंड। ट्रेंड का फंक्शन भी लोग उसको यूज करते हैं, लेकिन आप यूज नहीं कीजिएगा ट्रेंड, आप फॉरकास्ट कर लेंगे, फॉरकास्ट लीनियर कर लें, दोनों में देखिए आंसर आपको सेम मिल रहा है। अप्लाई कैसे करेंगे? इक्वल साइन फॉरकास्ट, ठीक है। एक्स का मतलब है आपके कौन से मंथ ईयर का डेटा, ठीक है, कॉमा नॉन वायस कौन से आपके? सेल्स, सॉरी हाँ सेल्स, या तो ये आपकी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, वो आपने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद नॉन वो मुझे कैलकुलेट करके देगा वाई, ठीक है। वाई क्या निकाल के दे रहा है, यानी मुझे वो वाई निकाल कर दे रहा है। अब ये क्या करता है कि जो फॉरकास्ट का फंक्शन है वो पीछे स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों को कैलकुलेट करेगा पहले, कैलकुलेट करने के बाद फिर वो आपको लीनियर इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आपको वाई निकाल कर देगा। यानी अब आपको पीछे ज्ञान पता होना चाहिए। अगर मैं आपको लीनियर इक्वेशन नहीं समझाती, स्लोप इंटरसेप्ट नहीं समझाती, तो आपको डायरेक्टली शायद ये बात क्लियर ना होती कि कैलकुलेट कर किस बेसिस पर, ठीक है। एक दफा दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर हमने लीनियर फॉरकास्ट का फंक्शन यूज किया। पहला आर्गुमेंट में क्या कहता है कि एक्स वो एक्स है कि 2024 का मालूम करना है आपको, 2035 में इस प्लॉट इस मकान की कीमत क्या होगी आपको वो मालूम करना है। ये आपको क्या बताएगा? फ्यूचर वैल्यू, किसकी बेसिस पे? आपकी नॉन वैल्यू, नॉन वाई पहले लिखना है, फिर आपने नॉन एक्स पे, नॉन वाई आपने सेलेक्ट कर लिए, नॉन एक्स आपने सेलेक्ट कर लिए, दोनों सेलेक्ट कर इस नॉन वाई और नॉन एक्सिस पे हम क्या कैलकुलेट करते थे? स्लोप एंड इंटरसेप्ट। ये स्लोप और इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करने के बाद ये आपके जो एक्स है उसके साथ क्या करेगा? इसको मल्टीप्लाई करके इसको इसमें ऐड, जो फंक्शन है उस पे बेस करता है आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पे बेस करता है। जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मैंने आपको पहले बताई, हमने कैलकुलेट किया तो कुछ है एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया था इंटरसेप्ट को, वो ही काम ये पीछे ये करके आपको वाई
मुझे देखना है कि इसकी 2000 फंक्शन भी कितना है। ट्रेड आप लोग ना करें, मेरा एडिशनल अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेटा जो है वो वेरी कर सकता है, डाउनलोड भी हो सकता है, upload भी हो सकता है, तो वहां पर जो है हमने एक्सप्लेनेशन कि मैंने आपको इस तरह से दिया हुआ डेटा, आप पे काम कर देंगे तो राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी कर लें, मूव एंड कॉपी करके एंड टू मूव करके क्रिएट अ कॉपी और ओपन कर दें। अपनी शीट पे राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी, ये बहुत प्यारा ऑप्शन है एक्सेल के अंदर, एंड टू मूव क्रिएट अ कॉपी करके इसको ओके कर। ये आगे आपके पास, अब इसमें जो आपके पास ये डेटा है इसको यहाँ से आप ले लीजिए। ये जो येलो है ना, आपको जो येलो हाईलाइटेड है यहाँ से लेकर लास्ट तक पे इसको देखिए। अब हम यूज कर रहे हैं, एक दफा हम लीनियर से करते हैं, एक दफा हम फॉरकास्ट करें एक्सप्रेशन स्मूथिंग के मेथड। इक्वल साइन, फॉरकास्ट लीनियर, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, फॉर्मूला ना अप्लाई होने की कोई वजह नहीं है क्योंकि आप दो आर्गुमेंट्स पूरे दे रहे हैं। फंक्शन वहां कहता है कि मुझे आर्गुमेंट्स पूरे दो, तो हम उसको आर्गुमेंट्स तो पूरे दे रहे हैं ना। यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया मेरे नॉन वाइज है, कॉमा आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो गए, एंटर किया, मेरे पास आ गया। फॉर्मूला ड्रैग कर सकती हूँ, फॉर्मूला ड्रैग कर सकती हूँ, फिक्स करना पड़ेगा, किस किस को फिक्स करना होगा। सिर्फ ईयर ही फिक्स होगा, मैं उसकी तो कोई ऐसे जरूरत है नहीं। कुछ जरूरत है इसके अंदर फिक्स करने की, वजह क्या है? अगर मैं इसको फिक्स नहीं करूंगी, ड्रैग करूंगी, तो वो आगे हर एक सेल पे नेक्स्ट पे ड्रॉप Yes, नेक्स्ट true. ड्रॉप पे मूव कर जाएगा, तो नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। ये मेरा लीनियर है, ठीक है, लीनियर से निकाला है इसको एक्सप्लेनेशन। एक चीज यहाँ देख लीजिएगा, जब एक्सप्लेनेशन स्मूथिंग में आते हैं तो मेरे पास क्या है, आर्गुमेंट सेम है, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन स्मूथिंग में टारगेट डेटा है, वैल्यू और टाइमलाइन, ठीक है। आर्गुमेंट्स में चेंज क्या आ रहा है, मैं ये जूम भी करूंगी तब भी ये शायद जूम ना हो। ये है टारगेट डेट। टारगेट डेट क्या है, किस डेट पे आपको कैलकुलेट करना है, वो डेट आपने सिलेक्ट की, यानी आपको एक्स, आपका एक्स क्या है। यानी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो आर्गुमेंट्स है उनकी वर्डिंग चेंज है, एक्चुअली चीज वही खुद ही। वैल्यूज यानी आपके नॉन वाइज, टाइमलाइन आपके नॉन एक्स। एक्सेल में आपके पास नॉर्मल मैथ्स में कितने तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, तो बताएगा नॉर्मल जो मैथ्स, देखिए एक्सेल में काम करने के लिए बेसिक मैथ्स का थोड़ा सा नॉर्मल हमारे पास, ये बताएगा कितने तरह के ब्रैकेट्स होते हैं मैथ्स में। 3 ब्रैकेट्स होते 3 types of एक brackets. लाइन ब्रैकेट होता है, एक कर्व ब्रैकेट होता है। हमारा जितना भी फॉर्मूला जो नॉर्मली फॉर्मूला है, मैं एरे फॉर्मूला की बात नहीं करी, एरे फॉर्मूला थोड़ा एडवांस में करेंगे इंशाल्लाह। ये कर्व ब्रैकेट से चलते, ठीक है। लार्ज ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको आर्गुमेंट्स नजर आएंगे वो ऑप्शनल होते हैं, जैसे सेजनलिटी पूछता है आपसे, या आपसे वो डेट कंप्लीशन पूछ रहा है, एग्रीगेशन पूछ रहा है, आर्गुमेंट्स ना भी दे तो फॉर्मूला आपका रन हो जाएगा। अगर किसी ने इंडेक्स मैच पे काम किया है तो उनको पता होगा कि फॉर्मूले जो लार्ज ब्रैकेट में होते हैं तब भी रन हो जाते हैं, ठीक है। तो सेम आपका हम ये कर रहे हैं काम यहाँ पर, इक्वल साइन फॉरकास्ट, ठीक है।
टारगेटेड डेट आपकी कौन सी है वो आपने सेलेक्ट करिए, ठीक है, कॉमा वैल्यूज का मतलब है आपकी क्या पॉपुलेशन था, इंडिया की पॉपुलेशन मैंने ये नेट से डेटा उठाया है, कॉमा उसके बाद आपके पास टाइमलाइन जो नॉन है आपकी वो आपने डिफाइन कर दी, वही काम हम करेंगे दोबारा, इसको हम इसको फिक्स करेंगे। जब आप नेम बनाते हैं ना तो आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तभी मैं प्रिफेयर करती हूँ कि नेम हमेशा जनरेट किया जाए। फिक्सिंग वाला जो काम है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लंबा काम हो जाता है। मैं नेम जनरेट करती हूँ तो वो प्रैक्टिस में, ठीक है। अब आप देख डिफरेंस वाले बाकायदा नेट से डेटा उठाया, उन्होंने 2024 का किया था, EST से अप्रॉक्स वही पॉपुलेशन इंडिया की आई, अप्रॉक्स 1000